After every bear market or a crash or a correction, the stocks that bounce back the fastest one, they will be the next multi-baggers. 4 जून को जब इलेक्शन थे राइट, काफ़ी स्टॉक्स में लाइक एक बड़ा कैंडल बनी, स्टॉक 10% डाउन थे। उस कैंडल के हाई के ऊपर विल आई एंटर की विल आई वेट फॉर द मार्केट्स टू हिट या जो उसका प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होगा तो मैं एंटर करूँ। इसमें कुछ नहीं करना है यार। नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, वो दिखा दी मार्केट ने आपको। तो अभी प्राइस शॉक में आपको अब स्टॉप हटाओगे भी तो भी चलेगा, बिकॉज वो इम्पैक्ट जो उसका था वो ऑलरेडी प्राइस दिन है, इसलिए रिकवरी बहुत तेज आई। सो इज देयर अ वे टू आइडेंटिफाई कि वी आर इन अ गुड मार्केट कंडीशन और इन अ बैड मार्केट कंडीशन? लेकिन आपकी जो अर्निंग सरप्राइज और आरएस वाली लिस्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने आज स्कैन रन करा, आरएस का 200 नाम आए, तो खराब मार्केट में क्या होता है 180 रह जाएंगे, 160 रह जाएंगे, तो वो लिस्ट श्रिंक कर रही है या एक्सपैंड कर रही है। आइडिया आएगा। जैसे मेरा नितिन कामा जी का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि ट्रेडिंग इज अ स्किल विच यू आर गिफ्टेड विद, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच। सो मतलब व्हाट इज योर थॉट कि लाइक एज अ ट्रेडर आपके बनाए हुए रूल ही अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं पाओगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। हिमांशु, बिफोर वी डीप डाइव इनटू आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में, मुझे ये जानना है कि हाउ डिड यू कम इनटू ट्रेडिंग? आप ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे आए? सो सर, मैंने 2013 में मेरी बीटेक कंप्लीट की और फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो स्टार्टिंग से घर में एक गवर्नमेंट सर्विस वाला एनवायरनमेंट था। तो मैंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में ज्वाइन किया। सो वहाँ पर हम लोगों को सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग करने के लिए ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करना था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे म्यूचुअल फ़ंड रिकमेंड किया। तो म्यूचुअल फ़ंड की वो डेली NAV की मूवमेंट थोड़ा फैसिनेट करती थी। हम लोग सारे लोग ऑफिस में मैक्सिमम लोग अपना वो NAV रोज़ देखते रहते थे कितना ऊपर नीचे हुआ। तो उधर से थोड़ी क्यूरियोसिटी आई कि ये क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, ये फंड मैनेजर्स कौन होते हैं, ये स्टॉक्स क्या होते हैं। तो उसको बहुत डिटेल में समझना शुरू किया। पढ़ने का मुझे शौक़ था तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा बुक्स। तो स्टार्टिंग में देखा स्टॉक्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सब समझा। स्टार्टिंग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस वाले पार्ट से हुई लगभग 2-2.5 साल। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ पढ़ता था, सुनता था। तो उनमें किसी ने कहा कि ये सभी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो जनरली लार्ज कैप्स रख के बैठे हुए हैं, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, तो इनमें पैसा कम धीरे बनेगा, माइक्रो कैप्स में पैसा थोड़ा जल्दी बनेगा। तो आप कहें कि मेरी खुद की मिस्टेक्स थी। जो भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा था, मैंने माइक्रो कैप ठीक से मैंने उसको पढ़ा नहीं और ओवर द बोर्ड में चला गया एक माइक्रो कैप में। तो 2019 आते आते तक पोर्टफोलियो जो भी मेरा था वो 70% वाइप आउट हो गया पूरा। 70। तो हाँ, तो 3 इयर्स की ये जो लर्निंग थी उसमें बीच में एक सर मिले जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में थे। उन्होंने मेरा पढ़ने का तरीका एक देखा था, तो उनके कोई रिलेटिव जकार्ता में थे। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे मिलकर आओ। तो 2018 में मैं 2 बार वहाँ गया और वहाँ उनसे मिला। तो स्टार्टिंग में क्रूड पाम ऑयल, निकल, ये सब क्या होता है, कमोडिटीज़ से थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 2019 में मैं चला गया घर पे बोल के कि मैं सर्विस की तरफ से जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं भाग रहा था जॉब से। NOC मुझे मिला नहीं था सर्विस में। तो बाद में मैंने वहाँ जा कर के जब देखा कि हाँ मैं सेटल हो गया हूँ, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट सर्विस से और फिर इस फील्ड में मैं आ गया। तो मेरे मेंटर रहे वहाँ पे 3 लोग जिनसे मैं सीखा। उनके साथ ही मैंने सारा कमोडिटी ट्रेडिंग थोड़ा शुरू किया। बाद में कोविड के टाइम के बाद फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे विनर्स ढूंढते हैं, कैसे स्टॉक्स पकड़ते हैं। तो ये जर्नी रही मेरी। वो तो आपके जो मेंटर्स है वो आप बोल रहे हो लाइक वर द इंडियंस की? वो इंडियंस थे, वो सिंधी कम्युनिटी से थे। 2 इंडियंस थे, एक कराची बेल्ट से थे, उनका कारपेट का वहाँ पे काम था। और इंडोनेशिया सेटल्ड है सारे? इंडोनेशिया सेटल्ड थे। अभी 2 लोग उनमें एक्सपायर हो गए, बहुत काफ़ी एज थी। जो तीसरे हैं वो भी हैं। तो उनसे बैठ के उनके साथ उन्होंने वो सारी बुक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था वो जब मैंने सारी बुक्स पढ़नी शुरू करी तो वो सब उस बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो एज इफ़ लाइक कि एक कॉमन थीम मार्केट में चला रहा हो जिसे सब लोग सीखते हुए आ रहे हैं। तो उनके साथ रह कर के मैं सीखा मार्केट को। फिर
काफ़ी फैसिनेटिंग जर्नी है, इनफैक्ट काफ़ी अलग अनकन्वेंशनल जर्नी है. सो बेसिकली आप इंडोनेशिया जाके आपने लोगों से सीखा. नाउ सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि 2020 से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई व्हेन लाइक यू लर्नड एंड एंटर्ड द मार्केट्स, राइट? सो नाउ व्हेन यू एंटर्ड, लाइक आपका क्या प्रोसेस था? बिकॉज आपने जॉब छोड़ के आप आए, व्हाट वाज योर थॉट? बिकॉज ट्रेडिंग क्या है, अगर आप किसी को बोलो कि हम ट्रेडिंग करते, लोग सट्टे की तरह उसको रिलेट करते हैं. तो एज अ स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब से है और लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अगर आप ट्रेडिंग मांगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है क्या? तो वो कैसे था एंड लाइक हाउ डिड यू कन्विंस और लाइक व्हाट डिड यू हैव प्रूव बिफोर यू स्टार्टेड ट्रेडिंग? कैसे वो ट्रांजिशन हुआ? तो मैंने जैसे आपको बताया, मैं 14 दिसंबर 2019 को चला गया इंडोनेशिया, और 1 साल में वहाँ रहा. तो उससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो था कि मेरे को रूल्स नहीं गेम के पता थे कि पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, एवरेज डाउन नहीं करना है. ये मिस्टेक्स थी. टीए के बारे में कुछ पता नहीं था, मूविंग एवरेज क्या होती है ये सब नहीं पता था, चार्ट देखना नहीं आता था. तो 19 में पढ़ाई शुरू करी टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा. फिर जब वहाँ चला गया तो उनके साथ बैठ के ये समझ में आया कि पैसा तो बैठ के बनेगा मार्केट में. ये डेली का जो तुम इधर उधर कर रहे हो हफ्ता 10 दिन में, उसमें हेडेक भी ज़्यादा है. तो वो आप कुछ ये कह लीजिए कि मेरी 5 साल की जो हार्डवर्क था, और फिर किस्मत भी अच्छी थी कि कोविड का एक फॉल आ गया जिसके बाद विनर्स हाथ लगने शुरू हुए. तो उनकी गाइडेंस में जैसे मैंने लॉरेस लैब आइडेंटिफाई किया, दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमीन, टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये उस टाइम के विनर्स थे. तो उनको जब पकड़ा, बालाजी अमीन जैसे आप चार्ट पे देखेंगे तो 2400 से 2600 के आसपास 3 महीने वो सोता रहा. तो पैसा तो उस दौरान बना, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब वो स्टॉक बीच की जर्नी में 3-4 महीने कुछ नहीं करता है, तो क्या मैं उस टाइम अपना पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में चर्न कर सकता हूँ क्या? ऐसा थॉट आया. तो 2021-22 के टाइम पे एक वो आया कि एक स्विंग ट्रेडिंग का मेंटालिटी बनी थोड़ी सी, कि इसमें से 30-40% ले लेते हैं, फिर दूसरे में चले जाते हैं. yes. फिर इस मेथड में ये प्रॉब्लम मुझे फील हुई जब मैं, आप देखिए सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है. तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जब किसी स्टॉक को बेच रहा हूँ और उसके बाद भी वो डबल हो रहा है तो और पेन फील हो रहा है. तो मेरी अभी जो स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रोसेस डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स. ये स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन है. तो जैसे मैंने मान लीजिए 100 शेयर्स किसी स्टॉक के लिए, तो 30% मैं गेन में लॉक कर लूँगा 15-20% बैंड में, बाकी का पोर्शन में ट्रेल करता चलता हूँ जब तक वो स्टॉक ऊपर जा रहा है. तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है. तो ये प्रोसेस ओवर द ईयर डेवलप हुआ अभी. ओके, सो प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू लर्न हाउ योर प्रोसेस इज. सो इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन मी, रन थ्रू कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट योर प्रोसेस लुक्स लाइक. जी, सो मैं प्रेजेंटेशन में आपको लेके चलता हूँ. सो इट्स लाइक जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया. मैं CMT लेवल 3 किया, CFT MSTA में सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट से किया. मैं मेंबर हूँ CMT एसोसिएशन, MST, IFT और ATA का. सो 4 पिलर हैं इस पूरे प्रोसेस के: स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, पोजीशन साइजिंग और एग्जिट. तो देखिए, मैं मानता हूँ कि क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, कब निकलना है, यही 4 डिसीजन है मार्केट में जो आपके कंट्रोल में है. yes. बाकी जो डिसीजन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो पहले हम लोग भी न्यूज़ बहुत सुनना करते थे 2020-21 में, फिर उसको देख करके स्टॉक बेच दिया, खरीद लिया. अभी ये प्रोसेस ऐसा है कि ये इंसुलेटेड है फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स. मतलब ईरान इजराइल का क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि मेरा मानना है कि मैं ना तो वो इवेंट कंट्रोल कर सकता हूँ, ना वो मेरे कंट्रोल में है भी. yes. तो ये 4 पिलर पर ही मेरा ध्यान रहता है. तो पहला प्रोसेस जो है वो स्टॉक स्क्रीनिंग का है. स्टॉक स्क्रीनिंग के प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट विनर जब मैंने पकड़े और कुछ मिस भी हुए, काफ़ी ज़्यादा मिस भी हुए, क्योंकि सभी भागते हुए स्टॉक आप नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं उनको पढ़ता ज़रूर था. तो जब पास्ट विनर्स की मैंने स्टडी करी तो मैंने देखा कि एक तो वो सभी की सभी ऑब्वियसली अप ट्रेंड में तो रहेंगे जब वो 4-5x हो रहे हैं. सभी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर थे चार्ट पर. अपने 52 वीक लो से वो 50% से ज़्यादा ऊपर जा चुके थे, हाइस के पास घूम रहे थे. और जनरली एक बेयर मार्केट और क्रैश और करेक्शन में बड़ा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स जनरली अपने डाउन ट्रेंड या एक साइडवेज कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम की, और वॉल्यूम बहुत हाई होती है इनमें. अर्निंग्स एक पैरामीटर है जो मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करता हूँ चार्ट पे. इन सभी विनर्स में मुझे मैक्सिमम में अर्निंग्स दिखी. तो अर्निंग सरप्राइज, अर्निंग एक्सेलरेशन क्या होता है,
ये मेरा अपना एक रीडिंग है कि मोस्ट ऑफ द विनर्स जो मैंने देखे हैं वो जनरली रिसेंटली लिस्टिंग हुई होती है उनकी विद इन 5 to 6 ईयर्स में, जैसे RVNL था, मस्डॉक था, या बहुत सारे और भी नाम थे। ये सब की सब रिसेंट 5-6 साल में लिस्टिंग हुई थी। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ी यंग कंपनी हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी छोटी हो, यानी 500,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक हो, क्योंकि लॉरेस जब चला था वो भी 4,000 करोड़ की कंपनी थी। Okay. दीपक नाइट्राइट 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी थी। अभी भी आप जितने विनर देखेंगे रिसेंटली जो चल रहे हैं वो भी जनरली स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। ये यहाँ पर ये स्टार्टिंग पी इनकी 30 से कम, यहाँ मैं थोड़ा ये फंडामेंटल एनालिसिस वाला मेरा पार्ट आ रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर मैं कोई हाई पीई वाला स्टॉक ले रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग में पे कर रहा हूँ 100, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए स्टॉक को ग्रोथ भी लानी पड़ेगी। Yes. जैसे वो पीटर लिंच ने 1 अपॉन वॉल स्ट्रीट में एक पेग रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया कि आप पी रेशियो को अर्निंग ग्रोथ से कंपेयर करेंगे, तो पेग रेशियो 1 से कम उन्होंने बोला होना चाहिए, यानी अर्निंग ग्रोथ आपकी जो आप पी पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो। तो अगर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, अगर हाई पी वाले स्टॉक में एक क्वार्टर भी मिस होता है तो मार्केट बहुत तेज़ उसको पनिश करती है। ऐसा ट्रेंड के केस में अभी रिसेंटली हुआ और डी मार्ट के केस में भी यही हुआ, बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स के केस में भी यही हो रहा है कि पी रेशियो इतनी ज़्यादा है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि बेयर मार्केट करेक्शन या क्रैश के टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये सब अच्छे स्टॉक्स में अर्निंग तो है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन बहुत कम आ गई उस टाइम। तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन इनकी पी लेस देन 30 मैंने ऑब्जर्व करी है, सबका स्टार्टिंग में था लेस देन 30-35 की पी रेशियो थी। तो ये मेरा एक टेम्पलेट है जिसके बेसिस पे मैं अब बाकी के स्टॉक्स को देखूंगा। तो 3 स्कैन्स में रन करता हूँ, अर्निंग स्कैन, रिलेटिव स्ट्रेंथ और IPO स्टॉक्स। अर्निंग स्कैन में मैं जनरली अर्निंग स्कैन ही मेरा ब्रेड बटर स्कैन है। इसमें ये निकोलस डार्वस की एक बुक है हाउ आई मेड $2 मिलियन, उसका ये एक पैरा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जब मैंने ऑब्जर्व करे तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में थी लेकिन वो गिरना बंद हो गए। देन आई रियलाइज दैट मनी वॉज फ्लोइंग इनटू दी स्टॉक्स। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जैसे एक डॉग सेंट को फॉलो करता है, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो है वो अर्निंग को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा देयर कैन बी 100 रीजन्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक बट आई एम कंसर्न ओनली विद वन, दैट इज अर्निंग मूवमेंट। तो ये मेरा ब्रेड बटर स्कैन है। अर्निंग स्कैन में मैं सबसे पहले अर्निंग सरप्राइज देखना चाह रहा हूँ। सरप्राइज मीन्स कि पैट ऑलमोस्ट आपका एक रेंज में था और सडनली इस क्वार्टर में उस पैट में प्रॉफिटेबिलिटी में एक स्पाइक आ गया। तो जैसे अभी जून 25 का क्वार्टर चल रहा है तो मैं स्कैन में देखूंगा कि किस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 20-25% से ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, यानी मार्च 2025 क्वार्टर। इस पर मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पर आप ईयर ऑन ईयर क्यों नहीं देखते हो, तो इस पर ही मैं बोलता हूँ कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, कार जब एक्सप्रेस वे पे चल रही है तो आपका एक स्पीड कैमरा 100 पे लगा है, आप उसको 150-160 पे नहीं पकड़ोगे, आप पकड़ोगे जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ेगी थ्रेशोल्ड से ऊपर। तो मैं विनर को पहले पकड़ना चाह रहा हूँ जब उसकी अर्निंग एक्सेलरेशन से पहले वो सरप्राइज वाली स्टेज आ गई। फिर मैं उसको ट्रैक करूँगा कि क्या वो अर्निंग एक्सेलरेट हो सकती है कि नहीं। जैसे ये आपका प्रिसीजन वायर का एक एग्जांपल है, आप इसका पास जितने भी क्वार्टर्स की अर्निंग देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 20-22 करोड़ के आसपास थी, लेकिन मार्च 25 वाले क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी 30 CR पे आ गई। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि इसमें एक अर्निंग सरप्राइज तो हुआ है, अभी वो एक्सेलरेट होगा कि नहीं उसके लिए फिर मैं जून 25 का क्वार्टर देखूंगा। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट 2 क्वार्टर तक का वेट करती है और 2 क्वार्टर के बाद वो मल्टी बैगर की जब स्टॉक जर्नी पकड़ता है तो जनरली वो ट्रेंड 8 से 10 क्वार्टर तक रहता है। ये सभी विनर्स में हुआ, टाटा एलेक्सी में हुआ, लॉरस में हुआ, बालाजी अमीन में, अल्काइल अमीन में, इन सभी स्टॉक्स में, एलिकॉन इंजीनियरिंग, मिर्जा इंटरनेशनल, अपार इंडस्ट्री, ये सब 8-10 क्वार्टर तक अपने बुल फेज में रहते हैं। और जनरली ये जैसे हावर्ड मार्क्स की एक बुक है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, उसमें उन्होंने बोला कि आप एक टाइम तक जब ग्रो करते रहते हैं फिर कंपटीशन किक इन हो जाएगा, फिर और प्लेयर्स आ जाएंगे, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि 8-10 क्वार्टर की जर्नी है और इनिशियल के 2 क्वार्टर मार्केट वेट कर रही है अर्निंग्स का। अभी HPL इलेक्ट्रिक का ये डेटा है आपके सामने, इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें, ये फर्स्ट स्टेप है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 20-22-17 करोड़ के आसपास पैट है जो सडनली जाकर के 37 CR हो गया। तो इसके बाद मैं जाकर के इसकी एक्सेलरेशन को ट्रैक करूँगा कि क्या ये एक्सेलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
ऐसा ल्यूमिक्स ऑटोटेक का एक एग्जांपल है, इसकी भी अर्निंग धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही थी, बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन 80 करोड़ का पैट बिजनेस ने रिपोर्ट करा। एक एसएच केलकर है, इसमें अब आप देखेंगे तो 60 करोड़ की कुछ अदर इनकम है, तो वो मेरे को ठीक से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा तो ऑलमोस्ट 43 करोड़ का आपको पैट लगेगा, विच इज़ लाइक फ्लक्चुएशन है, अर्निंग सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है वैसी। तो अर्निंग सरप्राइज क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्टिलाइज़र की कंपनी है जैसे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का आप क्वार्टरली पैट खोलेंगे तो 2 क्वार्टर उसका पैट अच्छा आता है जून सितंबर, फिर वो 2 क्वार्टर कुछ नहीं करता, बिकॉज दीज आर मोर सीजनल स्टॉक्स। तो वैसा वाला मल्टी बैगर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनका चार्ट भी फिर आपको वैसा ही दिखेगा। अभी CCL प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इसमें भी अर्निंग एक्सेलरेशन हुई, अर्निंग 60-70 CR से 102 करोड़ हो गई एकदम, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो पहले मेरा पहला स्टेप प्रोसेस का अर्निंग सरप्राइज को ट्रैक करना है। उसके बाद मैं अर्निंग स्कैन जब रन ये कर रहा हूँ तो 2500 से मेरे पास सिर्फ 150 नेम्स रह गए हैं ऑलमोस्ट, जिनमें 25% का जंप आया है। अब इन स्टॉक्स में मैं देखूंगा किन स्टॉक्स में सरप्राइज है, क्योंकि सभी 150 स्टॉक्स में जैसा मैंने आपको बोला कुछ फर्टिलाइजर के नेम होंगे, कुछ ऐसे नाम होंगे जो मार्च में ही अच्छा रिजल्ट लाते हैं क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक की गेम है। तो सरप्राइज वाले जनरली 30 से 40 नेम्स ही रह जाते हैं मेरी लिस्ट में, दैट मीन्स मैं मल्टी बैगर के पास तक तो गया हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में अर्निंग को एक्सेलरेट करने वाला ट्रिगर ढूंढना है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अर्निंग किसी भी स्टॉक में जो मल्टी बैगर बन रहा है जो 8 क्वार्टर तक चलेगा, 10 क्वार्टर तक चलेगा, उसके अंदर कोई कैटलिस्ट है जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। अभी या तो कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होगा, या कंपनी कोई नए वर्टिकल में जाएगी, या कोई टेक ओवर करेगी, या कुछ केपेक्स होगा। अभी मैंने ऐसा देखा कि अभी रिसेंट क्वार्टर में ऑटो एंसिलरीज में सरप्राइज बहुत अच्छे आने लगे, तो ऑटो एंसिलरीज के सभी स्टॉक ने अच्छा करा, फेडरल मोगुल हुआ, ल्यूमेक्स ऑटोटेक हुआ, 5M इंडस्ट्री हुआ, SJS हुआ, सुब्रोस हुआ, इन सब में कुछ ना कुछ अर्निंग सरप्राइज आया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हाँ इनमें कैटलिस्ट दिखने लगा। तो आपको मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि व्हाट द मार्केट इज़ लुकिंग फॉर। ये जब मैंने पास्ट में स्टडी करा तो मैंने देखा मार्केट सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग को देख रही है। जैसे सस्टेनेबिलिटी मतलब जैसे लॉरस लैब कोविड के बाद एक ड्रग बनाता था TLE, टेलोनोविर लेमिविडिन एफाविरेंस करके, एक उसका HIV की मेडिसिन थी। तो उस मेडिसिन की सेल WHO ने अप्रूव करी तो वो 8 क्वार्टर 10 क्वार्टर की स्टोरी बनी, तो लॉरस लैब मल्टी बैगर बना। ऐसे ही दीपक नाइट्राइट ने दीपक फिनोलिक्स प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ था, वो प्लांट उनका सक्सेसफुल हो गया, फिनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो दीपक नाइट्राइट मल्टी बैगर बना। तो ऐसे ही हर बिजनेस में कोई ना कोई कैटलिस्ट या ट्रिगर ऐसा ढूंढना है। उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में रीसेंट 1 या 2 प्रेजेंटेशन पढ़ता हूँ कंपनी की, और पहले मैं वेबसाइट विजिट करता हूँ, देखता हूँ बिजनेस करता क्या है, उसके बाद मैं 1-2 प्रेजेंटेशन स्टडी करता हूँ। तो मैनेजमेंट उसी पॉइंट पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रही होती है जो पॉइंट उनको लग रहा है कि हाँ हमारे बिजनेस को आगे इम्प्रूव करेगा, बिकॉज उनको भी वही चीज़ इन्वेस्टर्स को बतानी है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं देख रहा हूँ अर्निंग एक्सेलरेशन और ट्रिगर। अभी या प्रीवी स्पेशलिटी का चार्ट देखेंगे तो इसमें वही अर्निंग सरप्राइज है, पहले क्वार्टर में 64 CR का ये पैट ले आया भागता हुआ। अब मैं जब इसके प्रेजेंटेशन में गया तो कंपनी ये बोल रही है कि हमारा जो मस्क एंड स्पेशलिटी वाला और वैल्यू एडिड वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनका हाई मार्जिन है, उनकी तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है। सेकेंडली एक गम टर्पेंटीन ऑयल है, एक क्रूड सल्फेट टर्पेंटीन, ये CST ऑयल वाला जो रॉ मटेरियल है जिससे फ्रेगरेंसेस बनती है वो थोड़ा स्टेबल रूट है, तो प्रीवी के पास रॉ मटेरियल की पावर है। प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट बोल रही है हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। और इंटरनेशनल फ्रेगरेंस कंपनीज आप देखेंगे तो जिवाउदान है, IFF है, फर्मिनिश है, ये सारी कंपनीज हैं। तो अगर एक ग्लोबल जाइंट के साथ इनका JV हो गया तो वो JV भी एक ट्रिगर बना, जिसमें प्रीवी स्पेशलिटी बोल रहा है कि अभी जिवाउदान हमें 5000 SKUs दे रहा है, और हो सकता है वो SKUs बढ़ जाएं। तो एनीवे यू गॉट इट, माय पॉइंट की है कि ये ट्रिगर और कैटलिस्ट यहाँ से आया। अभी ये नारायण हृदयालय का एग्जांपल है, तो अर्निंग बहुत जल्दी इसकी 69 CR से 150-180 CR तक पहुँच गई। बिजनेस केमन आइलैंड में एक्सपेंशन कर रहा है, अभी भी रिसेंट केसेस में वही चल रहा है कि केमन आइलैंड वाली यूनिट इनकी सक्सेसफुल हो गई तो फिर से स्टॉक ने एक लेग पकड़ लिया। ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है, आप इसका
प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो सरप्राइज तो आया था, सरप्राइज के बाद एक्सेलरेशन भी चल रही है 4 क्वार्टर से। जब आप इसको पढ़ेंगे बिजनेस को, तो आप जितनी भी चॉकलेट बनती है उसमें जो कोकोआ पाउडर डलता है वो घना और आइवरी कोस्ट के पास सारी सप्लाई है वेस्टर्न अफ्रीका में। मनोरमा बोल रहा है कि मैं कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, मैं साल के ट्री से और मैंगो के सीड से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन वाला कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। और ये आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं, आप पीपीटी में पढ़ेंगे तो CBE जिसको हम बोलते हैं कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, वो अब कोकोआ को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू हुआ। तो वहाँ पर वो एक कैटलिस्ट है कि यहाँ CBE मार्केट रिप्लेस करेगी कोकोआ को नेचुरल। सो वो एक कैटलिस्ट आपको मिला। अभी शक्ति पंप का एक पास्ट एग्जांपल है, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो 1 CR का पैट 6 CR हुआ, 6 CR होने के बाद 45 CR हुआ। तो ये 1 से जब 6 हुआ तभी मेरे को इसकी प्रेजेंटेशन खोल करके देखनी है कि ट्रिगर या कैटलिस्ट क्या है। तो जब मैं इसमें गया तो कंपनी यहाँ मैनेजमेंट बोल रही है कि हमें PM कुसुम स्कीम में सोलर पंप्स के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। तो पहला स्टेप अर्निंग सरप्राइज और सेकंड स्टेप कैटलिस्ट ढूंढना, वो कैटलिस्ट मैनेजमेंट उसको स्ट्रेस करेगी। तो मेरे जो 150 स्टॉक्स आए हैं उसमें से सरप्राइज आपने देखा तो 40 रह गए, उसमें भी कैटलिस्ट आप ढूंढेंगे तो अच्छे कैटलिस्ट वाले आपको 10-15 नाम मिल जाएंगे जो आगे की अर्निंग को एक्सेलरेट करेंगे। तो पहले क्या रहता था ट्रेडिंग में 2022-23 में, ऐसा बोलते थे कि इस स्टॉक की अर्निंग आने वाली है तो इसको ट्रेड मत करो, इसको मत खरीदो, अभी वॉलेटिलिटी होगी। लेकिन अभी क्योंकि मैंने सरप्राइज देख लिया, मैंने कैटलिस्ट देख लिया, तो एटलीस्ट वो एक फेयर बिट ऑफ आइडिया होता है कि ये वाला स्टॉक का अर्निंग शायद अच्छा ही आएगा, तो आपकी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। समझिए। तो हिमांशु, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली फर्स्ट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड इज कि कौन से स्टॉक में एक अर्निंग्स 25% से ग्रो हो रही है क्वार्टर। उसके बाद वंस यू आइडेंटिफाई दैट, तो आपको एक पता चलिए कौन से स्टॉक्स है इसमें। देन यू गो टू द मैनेजमेंट PPT एंड समझ रहे हो कि इसमें साइक्लिकल आपने सब बता दिया है, समझ रहे हो कि ये क्यों आया है, बेसिकली व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस, कोई कैटलिस्ट था, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसके बाद यू गेट अ सेट ऑफ स्टॉक्स जो आपके वॉच लिस्ट में रहेंगे, राइट? करेक्ट। एंड जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये नाम आप 8 से 10 क्वार्टर तक ट्रेड करने की ट्राई करते हो। करेक्ट। इनकी जब तक अर्निंग आती रहेगी तो ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे। ये जनरली स्मॉल कैप होते हैं, 1000 से 10,000 करोड़ के साइज़ की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप में मैं थोड़ा कम प्रेफरेंस जाता हूँ क्योंकि उनमें मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत कम है। एक्सेप्शन रही हैं इसमें, जैसे वरुण बेवरेजेस या ट्रेंट या BSC भी एक 20-30 हज़ार करोड़ का होने के बाद भी भागा, और डिक्सन टेक्नोलॉजी, ऐसे 4-5 स्टॉक रहे हैं जिन्होंने लार्ज कैप में भी उतना मूव दिया है। बट जनरली आई थिंक लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ अ बिट लेसर देन एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो इसलिए प्रेफरेंस मेरी स्मॉल कैप नाम में रहती है ज़्यादा। तो हिमांशु, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे लॉरस लैब आपने 2-3 बार मेंशन किया। कैन वी गो टू लॉरस लैब्स चार्ट एंड सी की अर्निंग्स के साथ उसको देखते हैं कि कैसा हुआ? लॉरस लैब का ये आपका चार्ट है, ये ऑलमोस्ट आपका कोविड के बाद गिरा, ये भी था, लेकिन आप देखें 23 अप्रैल को, ये वीकली चार्ट है, लेकिन अप्रैल 20 डेली पे जाएंगे तो अप्रैल 23 को लॉरस लैब ने नया हाई बनाया। ओके। अभी मार्केट मार्च में गिरी, 40% गिर गई, और लॉरस लैब एकदम से वापस विद इन अ मंथ उठ करके 23 अप्रैल को हाई बना रहा है। तो मेरे को यही सिखाया गया, आफ्टर एवरी बेयर मार्केट और अ क्रैश और अ करेक्शन, द स्टॉक्स दैट बाउंस बैक द फास्टेस्ट वन, दे विल बी द नेक्स्ट मल्टीबैगर्स। सो नाउ इसकी अर्निंग्स में अभी आप इसकी अर्निंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि क्वार्टरली डेटा आपको उतना पुराना मिलेगा नहीं, 2022 तक है, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी जब देखेंगे तो सेल 2300 करोड़ की 4800 करोड़ तक गई, मार्जिन 16% वाला 32% हो गया, अर्निंग 94 CR से 984 CR तक गई, 10x हुई। अभी क्वार्टरली रिजल्ट जब आप इसका खोल के देखेंगे उस टाइम के एनुअल रिपोर्ट्स में, आपको दिखेगा कि एक बहुत भयंकर एक्सेलरेशन आई लॉरस लैब के चार्ट में। उस टाइम प्राइस प्री बोनस वाला 650 रुपीज़ होता था, 400 रुपये से जर्नी शुरू हुई थी, 3600 रुपये तक स्टॉक गया था, तो 9x हो गया उस टाइम ये स्टॉक। ऐसे ही आपको दीपक नाइट्राइट के चार्ट पे भी नज़र आएगा। ये स्टॉक का चार्ट लॉरस से थोड़ा
आपको ज़्यादा लर्निंग देगा। ये कोविड में गिरा, लेकिन कोविड से पहले से ही ये भाग रहा था। तो आप देखें यहाँ पर 280 रुपये का स्टॉक ऑलरेडी 500 हो गया था, क्योंकि इसकी अर्निंग पहले से आ रही थी। तो 79, 180, 600, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग थी, क्योंकि दीपक फिनोलिक्स का प्लांट खोलने के लिए इनका बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो प्लांट जब एक्टिवेट हुआ तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्टोरी चली, वो प्रॉफिटेबल हुआ। उसके बाद आप मार्जिन एक्सपेंशन देखेंगे, अर्निंग बढ़ी। तो आपको चार्ट भी लॉन्ग टर्म में, जो निकोलस डार्वस अपनी बुक में बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में प्राइस इज़ द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो वो वीकली चार्ट पर आपको दिखेगा कि स्टॉक भी आपका 500 से, अगर आप हाई से भी देखें 500 से, तो ऑलमोस्ट 3000 तक गया, 6x हुआ। तो मेरे लिए देखिए ये है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मुझे प्रोबेबिलिटी अपनी फेवर में करने के लिए मैक्सिमम पैरामीटर्स लाने हैं जो मल्टी बैगर्स के पास थे। तो रेदर देन डूइंग एवरी डे स्कैनिंग and picking 100 200 charts, it's better for me that to focus on 40-50 selective names जिनमें आई थिंक प्रोबेबिलिटी एक्सेलरेशन की ज़्यादा है। तो यही काम मैं करता हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट लाइक बेसिकली गिव्स मी लेस हेडेक। तो डेली की स्कैनिंग से वो बच जाते हैं उसमें। जैसे अनंत राज के चार्ट पे भी आप देखेंगे तो अर्निंग सरप्राइज थी, अर्निंग एक्सेलरेशन था। आप जाएंगे प्रेजेंटेशन में तो मैनेजमेंट वाज टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सबका कि हमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग, ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग थीम कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बोलता हूँ आप अर्निंग देखिए कहाँ आ रही है, जहाँ पे अर्निंग ज़्यादा आ रही है। कभी कभी ये स्टॉक एक बंच में आते हैं, जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में अर्निंग अच्छी आ गई है, रेलवे में एक टाइम अर्निंग अच्छी आ गई, तो आपको स्टॉक्स ही गाइड करेंगे। ये वो टाइम था अनंतराज का जब ये स्टॉक 100-105 के पास था 2023 में, और ये स्टॉक, ये बिजनेस डेटा सेंटर की बात कर रहा था। तब डेटा सेंटर का थीम नहीं चल रहा था, तो लीडर ने डेटा सेंटर का थीम सबको दिखाया और बाकी स्टॉक शुरू हुए फिर। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गर थीम एज वेल। ओके, बट व्हाट आई वुड वांट टू नो इज़ कि आप पहले प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जैसे स्टॉक में, जैसे लॉरस में बोला कि लॉरस नया हाई हिट कर रहा है, तो आपके रेडार पे आएगा कि अर्निंग सरप्राइज से ही आपके रेडार में आ जाएगा? देखिए अर्निंग सरप्राइज से मेरे रेडार पे आएगा, बिकॉज टीए में लगाने को तो सभी स्टॉक्स में लगा सकता हूँ। मैं सेकंड मेरा जो स्कैन है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन है, वो प्योर प्राइस बेस्ड स्कैन है। फर्स्ट इज अर्निंग्स, फर्स्ट इज अर्निंग स्कैन, बिकॉज अर्निंग से मुझे पता रहता है कि एटलीस्ट इसमें प्रोबेबिलिटी मेरी विनिंग की ज़्यादा है, बिकॉज इसके पास अर्निंग है बैक में। सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग, दिस आई लर्न फ्रॉम डैन ज़ेंगर ऑल्सो। उनके सारे न्यूज़ लेटर्स मैंने पढ़े 1998 से लेकर के अभी तक ही इज़ राइटिंग। So they are like more than 80,000 pages now. So Dan Zenger की story भी, if you can tell people, I think he turned कितना $10,000 into $1.8 million in less than 20 months. वो टाइम था जब Qualcomm was his very very big winner. वो .com का एक टाइम 98-99, so he's a very good trader. So he writes his newsletter chartpattern.com पर, so you can study all those newsletters. Yes. So वहाँ पे he always talks about price, volume and earnings. These three things you need for a winning stock. ठीक है। So this is what I look for. ये price, volume, infant industry is what I am looking for. It's more like कि आपका semiconductor का कोई थीम है, या डिफेंस का एक थीम है जिसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है, या शिप बिल्डिंग की न्यूज़ आई, या आपका सेमीकंडक्टर्स। तो जनरली इन्फेंट इंडस्ट्रीज, निकोलस डार्वस को जब आप पढ़ेंगे, हाउ आई मेड $2 million इन स्टॉक मार्केट में, तो ही इज़ मैंशनिंग अबाउट, ही इज़ ट्रेडिंग थियोकोल केमिकल। वो कंपनी रॉकेट के लिए फ्यूल बनाती है। सो इज़ ट्रेडिंग अ स्टॉक जो फिल्टर सिगरेट में है। सो इज़ टॉकिंग अबाउट इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। 1970s में उन्होंने तीसरी बुक लिखी, यू कैन स्टिल मेक इट इन द मार्केट, जिसमें वो नेशनल सेमीकंडक्टर्स को ट्रेड कर रहे हैं। सो इज़ टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सो ही टॉक्स अबाउट प्राइस, वॉल्यूम, अर्निंग्स एंड इन्फेंट इंडस्ट्री। वो थीम जो है वो बहुत ऐसा थीम होना चाहिए जो पोटेंशियल हो, जिसका जिसको आप बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज़्यादा हो उसकी, तो वो थीम। सो ये मेरा अर्निंग स्कैन था। जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने पूरे डेटाबेस में गया पीछे, तो मैंने देखा आइनॉक्स विंड का एक चार्ट था जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन उसका चार्ट बहुत अच्छा था। तो देन आई रियलाइज़ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें अभी अर्निंग नहीं है, लेकिन ड्यू टू एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग वो भाग रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स मेरे मिस ना हो, तो उसके लिए मैं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन लगाता हूँ।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ अ कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. जैसे आपके मान लीजिए मैथ्स में 80 मार्क्स हैं और स्कूल में क्लास टॉपर के 92 हैं, तो वो आपसे रिलेटिवली स्ट्रांग है. हम लोग इंडोनेशिया में जब बैठते थे तो हमसे बोलते थे कि कोरियन मार्केट को ट्रैक करो, तो कोरिया में हम देखते थे कॉस्पी इंडेक्स मेन लाइन इंडेक्स है, उसने 3 महीने में सपोज कीजिए 12% का रिटर्न दिया, तो हम वो स्टॉक्स देखते थे जो 12 से ज़्यादा चले. तो दैट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ गिरने में भी ऐसा ही है कि अगर निफ्टी 40% गिरा कोविड में, तो जो कम गिरा वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. ये मैं क्यों इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूँ, इसमें पहला रिसर्च पेपर एच.एम. गाटले ने लिखा 1945 में रिलेटिव वेलोसिटी स्टैटिस्टिक्स करके. फिर 1967 में 45 के बाद रॉबर्ट लीवी ने एक रिसर्च पेपर लिखा. 1973 में रिचर्ड लव ने एक बुक लिखी है सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स, उसमें चैप्टर नंबर 7 उन्होंने ये रिलेटिव स्ट्रेंथ समझाया है. फिर 1993 में एक रिसर्च पेपर प्रोफेसर नरसिम्हन जगदीश और शेराइडन ने लिखा है रिटर्न टू बाइंग विनर्स एंड सेलिंग लूजर्स करके. फिर 2010 में मेबेन टी फेवर ने लिखा रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन करके. ऐसा टाइम टेस्टेड मेथड है, 100 साल हो गए इसको. जेसी लिवरमोर जब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स में लिख रहे हैं तो ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वीट और कॉर्न में कौन ज़्यादा रिलेटिवली स्ट्रांग है. डार्वस इज अभी आपके सामने बोल रहे थे कि डाउनवर्ड मार्केट में भी ये स्टॉक्स नहीं गिर रहे, तो दैट मीन्स ये स्ट्रांग है. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग स्टॉक्स में आरएस रेटिंग में मोर देन 80 देखता हूँ. ये आरएस देखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में. द वन आई यूज़ उसमें आरएस परसेंटाइल फॉर्म में डिपिक्ट होती है. आरएस मोर देन 80 मीन्स आपका स्टॉक टॉप 20% में है, विच इज़ लाइक योर परसेंटाइल इज आरएस 99 मीन्स इट इज़ इन टॉप 1%. सो आरएस मोर देन 80 माने कि वो टॉप 20% है. उसमें कुछ अदर फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे स्टॉक शुड बी विद इन 20% ऑफ द 52 वीक हाइज. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस स्कैन में मैं स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज अर्निंग नहीं है इस टाइम. आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अर्निंग्स. सो व्हेन आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अर्निंग्स आई वांट अ स्ट्रिक्टर स्कैन. तो यहाँ पर कुछ और लिक्विडिटी फिल्टर रहते हैं, जैसे एवरेज रुपी वॉल्यूम शुड बी मोर देन 5 CR फॉर पास्ट 30 डेज, और आपका कुछ एक मूविंग एवरेज के ऊपर 200 डेज के होना चाहिए. तो इसमें मार्केट कैप भी अगर मैं स्मॉल मिड और लार्ज में, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो मेरे पास 3 लिस्ट हैं SML. तो ये एस वाले नाम जो हैं जिनमें 1000 से 10,000 करोड़ मार्केट कैप है. M इज़ लाइक मीडियम 10,000 to 20,000. लार्ज जिनमें मैं ज़्यादा फंडामेंटल चेक नहीं करता हूँ, दे आर मोर देन 20,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन. दिस इज़ हाउ आई क्लासीफाई. इन स्कैन्स में हमारा, अगर मैं स्मॉल कैप का फिल्टर लगा दूंगा तो जनरली 120 से 140 नेम्स आते हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हैं. ठीक है. अभी ये मेरा एक रीडिंग है कि आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट 80 to 90% नेम EPS RS में ओवरलैप कर रहे हैं. एंड ये बहुत कॉमन सेंसिकल भी है कि जिनकी अर्निंग अच्छी है वो स्टॉक्स ही नया हाई भी बना रहे हैं. तो जो डार्वस बोल रहे हैं वही बात यहाँ पे प्रूव भी हो रही है. बहुत कम नाम मिलेंगे ऐसे जिनमें अर्निंग्स अब आने को आ सकती है आगे. वो स्टॉक एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग में चल रहा है. जैसे आइनॉक्स विंड जब मैंने ट्रेड किया था तो वो लॉस मेकिंग कंपनी थी. लेकिन उसका लॉस कम हो रहा था लगातार, तो वो प्रॉफिट में आ गई. अब तो उस वक्त लॉस -188 इतना CR होता था, अभी +190 CR है प्रॉफिट. तो स्टॉक भी वो उस वक्त प्री स्प्लिट में 230 से डबल हो गया था बहुत जल्दी. तो आपका कुछ स्टॉक्स आप बोलेंगे नहीं अर्निंग नहीं है लेकिन बाद में आ सकती है, मुझे ऐसे वाले भी स्टॉक ढूंढने हैं, तो उसके लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन में रन करता हूँ. जैसे फोर्स मोटर्स है, ये एक प्लेटफॉर्म है IBD का, मार्केट स्मिथ का. इसकी EPS रेटिंग 62 है. ये लोग 80 से ज़्यादा को अच्छा मानते हैं. तो EPS रेटिंग 62 माने कि अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है. तो लेकिन फोर्स मोटर का स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, बड़े एक लॉन्ग बेस के बाद बाहर आया और डबल हो गया. तो आप पढ़ेंगे तो ट्रिगर हैं बहुत सारे. फोर्स अर्बेनिया मॉडल की सेल बहुत बढ़ रही है. ब्लिंकिट ने एम्बुलेंस के लिए इनको ऑर्डर दे दिया. इंडियन आर्मी ने 2900 गुरखा व्हीकल के लिए इन्हें ऑर्डर दे दिया. तो 3 ट्रिगर हैं. अर्निंग एंटिसिपेटेड अच्छी है, इसलिए वो स्टॉक भी वैसा मूव दे रहा है. तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो उसके लिए ये RS स्कैन रहता है. ये आइनॉक्स विंड है जिसको मैंने नवंबर 2023 में आई वॉज ट्रेडिंग.
लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन मैं खुद के जब डेटाबेस को स्टडी किया तो मैंने देखा हाँ ये स्टॉक में उतना अर्निंग नहीं थी, लेकिन फिर भी इट बिकेम अ मल्टी बैगर, सो दैट इज़ वाई आई रन दिस IRS स्कैम। अंडरस्टूड। तो ये आइनॉक्स विंड है, आप देखेंगे लॉस मेकिंग कंपनी थी, हालांकि लॉस कम हो रहा था, Yes. लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी थी, एंटीसिपेशन में इट वाज रनिंग। तो ये नवंबर 23 में करीब सितंबर 23 तक का डेटा आपके पास अवेलेबल था। सो ये मेरा थर्ड स्कैन है IPO स्टॉक्स का। इसमें मैं विद इन अ ईयर जो लिस्ट हुए हैं स्टॉक्स उनको देख रहा हूँ, मोर देन अ ईयर मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ वो फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्कैन में चले जाएंगे Yes. बाकी स्टॉक्स के साथ compete करने के लिए। मोर देन 500 CR साइज, प्राइस मोर देन 20 रुपीज़, इट थ्रोज आउट सम 85 नेम्स एंड ये बहुत सिंपल सा स्कैन है। IPO बेस बनता है इसमें, लाइक राइट साइड एक कंसोलिडेशन होती है जो मैं आपको एंट्री पे समझाऊंगा। ये लिस्ट हुआ आयरेडा और फिर 4-5 दिन ये कंसोलिडेट हुआ राइट साइड, तो कंसोलिडेशन से बाहर आया तो आई टेक माई एंट्री। फॉलो थ्रू बाय में भी ये सेम कंसोलिडेशन हुई तो आई टेक एन एंट्री। सेम थिंग इन ट्रांसरेल, दिस वाज लाइक रीसेंट वन, तो ये भी IPO स्टॉक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा। तो एंट्री क्राइटेरिया मेरा क्या रहता है, ये तो मेरा स्कैनिंग क्राइटेरिया था Yes. स्टॉक स्क्रीनिंग में, EPS स्कैन, RS स्कैन, IPO स्कैन। अभी वो स्टॉक्स लिस्ट में आ गए तो एंट्री के लिए मैं राइट साइड कंसोलिडेशन देख रहा हूँ स्टॉक की। इस कंसोलिडेशन को बड़े ऑथर्स ने अपने अपने नाम दिए हैं सालों से। अभी आप देखेंगे तो एक विलियम ओनील की बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, उसमें चैप्टर 1 में जो 100 चार्ट्स हैं उसमें वो लिखते हैं 3WTC, वीकली टाइट क्लोज। फिर मिनरवीनी ने इसको VCP बोला, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। फिर जिल मोराल्स ने अपनी बुक लिखी इन द ट्रेडिंग कॉकपिट विद ओनली डिसाइपल्स, उसमें उन्होंने इसको वुडू बोला, वॉल्यूम ड्राई अप। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि प्राइस राइट साइड कंसोलिडेट करता है। ये चीज़ मैंने इंडोनेशियन एक्सपीरियंस में वहाँ बैठ करके मुझे भी यही बताया गया कि देर आर सम इन्फॉर्म्ड इनसाइडर्स जिनको न्यूज़ है तो अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट पे चलती है, उस दौरान वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो जाती है। देर आर रोल्स प्लेड बाय स्पेशलिस्ट ऑल्सो जो उनके बिहाफ पे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करते हैं, और न्यूज़ जब आती है तो वो स्टॉक अपनी डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन ऑन द चार्ट। ये कंसोलिडेशन माने उसका हाई और लो के बीच का डिफरेंस शुड बी लेस देन 8%। ठीक है। ये मैथमेटिक्स है कि मुझे अगर पोर्टफोलियो पर ट्रेड में 1% रिस्क लेना है तो 8% की डेप्थ से मैं 12.5% की पोजीशन साइज़ बना सकता हूँ। अगर 5% डेप्थ है तो मैं 20% की पोजीशन साइज़ बना सकता हूँ। पहले हमें ये नहीं पता होता था, 2019 में पोर्टफोलियो बना हुआ था, उसमें 32 स्टॉक्स होते थे, एक स्टॉक की पोजीशन साइज़ 2% होती थी, वो डबल भी हो जाता था तो भी लगता था तो पैसा बना ही नहीं क्योंकि पोर्टफोलियो तो चला ही नहीं। तो बाद में समझ में आया कि पोजीशन साइज़ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना लेना है। तो वो कितना लेना है, अगर वो हमारा सेटअप अच्छा है जो हमें कम रिस्क ऑफर कर रहा है तो वहाँ पोजीशन साइज़ हमारी बड़ी बन जाएगी। तो मेरा मेथड ये रहता है कि इस कंसोलिडेशन से जब स्टॉक बाहर आया तो मैं उस स्टॉक को ख़रीदूँगा और इस कंसोलिडेशन के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो 5% का अगर ये डेप्थ है तो 5% मेरा स्टॉप लॉस होगा या 6% होगा, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो मैं ख़रीदूँगा, और वो फुल पोजीशन साइज़ में खरीद लेता हूँ। स्टैंडर्ड मिनिमम पोजीशन साइज़ 10% रहती है। सो योर 10% यू सेइंग इज बेसिकली 1%। अब रिस्क कितना ले रहे हैं? रिस्क 1% ले रहे हैं। 1% ले रहे हैं, बट आपके कैपिटल का 10% इज डिप्लॉय। कैपिटल का मिनिमम 10% तो लेना ही है, बाय करना ही है। अभी मान लीजिए स्टॉप लॉस 5% है तो 20% पोजीशन साइज बनेगी। अभी मैंने उसको लिया, वो स्टॉक ऊपर चला गया तो ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगर वो स्क्वाट करके वापस रेंज में चला गया तो मैं हाफ ट्रिम कर देता हूँ, लेकिन बाकी के हाफ का स्टॉप लॉस मेरा वही ओरिजिनल वाला रहता है। तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि वो स्टॉक नीचे जब जा रहा है तो मुझे पूरा नहीं रखना है उसको, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है तो मेरी पूरी पोजीशन साइज़ मेरे पास होनी चाहिए। ये थॉट से मैं उसको हाफ ट्रिम करता हूँ जब वो वापस रेंज में चला जाता है, और बाकी के हाफ का स्टॉप लॉस मेरा ओरिजिनल बेस लो रहता है। ठीक है। वो बेस लो अगर ब्रेक हुआ तो उसको टेक्निकल एनालिसिस में फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। ये जो स्टॉक ऊपर गया हाई से और वापस गिर गया, इसको स्क्वाट बोलते हैं, हार्ड पुल बैक बोलते हैं। रिचर्ड शेबेकर ने हार्ड पुल बैक बोला, मार्क मिनरवीनी ने इसको स्क्वाट बोल दिया। तो ये बाकी की बची पोजीशन का स्टॉप लॉस बेस लो है, वो इसीलिए है क्योंकि
वो फॉल्स ब्रेकआउट भी मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मार्केट का टॉप लग गया ये कैसे पता लगेगा, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट, नंबर ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट बढ़ने शुरू हो जाएंगे मार्केट में, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए मैं पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ। वो पोजीशन मेरे को एक इंश्योरेंस का काम कर रही है ये बताने में कि मार्केट में टॉप लग रहा है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं, एक में फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो चलेगा, लेकिन 7-8 स्टॉक्स में अगर एक बार में हो गया तो इसका मतलब मार्केट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसको डार्वस ने ये ड्यूरिंग द बेबी बियर मार्केट करके चैप्टर नंबर 6 में उन्होंने बोला, आई डिसाइडेड टू लेट माई स्टॉप लॉस डिसाइड। तो डार्वस ने बोला कि ये क्रैश हुई मार्केट, लेकिन मैं तो उससे पहले ही बाहर आ गया था क्योंकि मेरे स्टॉक्स ने मुझे बाहर कर दिया। तो ये एक मेथड है। तो पोस्ट अर्निंग्स आई लुक फॉर टेकिंग अ पोजीशन इन अ स्टॉक। अब उसके लिए मेरी एंट्री पॉइंट्स रहता है जनरली ब्रेकआउट, जो मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन से, या पुल बैक होता है, कभी कभी रिवर्सल होता है प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से। एक शेकआउट का कॉन्सेप्ट होता है। ये शेकआउट एक हेल्दी मार्केट में बहुत होते हैं कि आपको लगेगा आपका स्टॉप लॉस है मान लीजिए 21 MA पे या 20 MA पे, स्टॉक उससे नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर आप बोलोगे कि मेरे पास तो स्टॉक पड़ा था, किसी को मेरे ऑर्डर पता हैं, वो वहाँ से नीचे लाते हैं, फिर वो चढ़ा देते हैं। तो ये शेकआउट बहुत कॉमन होते हैं। इस शेकआउट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ये 1930s में रिचर्ड शेबेकर ने एक किताब लिखी है, टेक्निकल एनालिसिस एंड द स्टॉक मार्केट प्रॉफिट करके। उसमें उन्होंने इसको बियर ट्रैप बोला है, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गए, तो इसको बियर ट्रैप नाम दे दिया। बाद में विलियम जिलर ने इसको शेकआउट बोला। 1974 में उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ चार्ट पैटर्न्स हेल्प यू इन द स्टॉक मार्केट करके। उसके पेज नंबर 88 पे आपको एक डायग्राम दिखेगा जिसमें शेकआउट है, बेस तोड़ा स्टॉक ने और उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर आ गया। तो ये शेकआउट भी हमें एक एंट्री देता है, बट वो मैं जब आपको अपना एग्जिट क्राइटेरिया समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं शेकआउट में फंसूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ स्टॉप नहीं लगाना है। तो गैप अप ओपनिंग होता है एक, जिसको आजकल बोल दिया एपिसोडिक पिवट करके, फेमस हो गई वो टर्मिनोलॉजी यूएसए में 1930 से। वैसे टीए में लिख रहे हैं गैप हैं, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, सस्पेंशन गैप, कॉमन गैप, एग्जॉस्शन गैप, ऐसे 5 तरीके के गैप हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ब्रेक अवे गैप होता है जब स्टॉक अपनी किसी कंसोलिडेशन को एक गैप से ब्रेक करता है। वो गैप होता तभी है जब कोई जनरली न्यूज़ होती है स्टॉक में, कुछ अर्निंग आया या कैटलिस्ट है, जिसको अमेरिका में अभी एपिसोडिक पिवट बोल दिया, तो एक नई टर्मिनोलॉजी चली है। तो ईपी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे रिलायंस पावर का मेरा ये एक रीसेंट पहले अप्रैल के आसपास का ट्रेड था। मैंने यहाँ भी इसको ट्राई करा था लेने का, बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ से ये पुल बैक करके शायद उठेगा, और ये पोजीशन वर्क नहीं करी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये वापस आया। इस टाइम यहाँ एक अनफिल्ड गैप भी था, अर्निंग भी 25% से ज़्यादा थी, बैलेंस शीट में बोरोइंग कम हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे जब कंसोलिडेशन देखी 7% की, तो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल पोजीशन साइज 14% बनेगी। तो 14% की पोजीशन साइज, हालांकि ये पुल बैक एंट्री की तरह मैंने इसको लिया, तो 14% पोजीशन साइज से ये ट्रेड वहाँ पे वर्क कर गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि नीचे में एक तो ये एमए शेकआउट, इसको एमए शेकआउट बोलते हैं, स्टॉक ने सारी मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करके उसी दिन वापस ऊपर की एंट्री दे दी, तो दिस इज कॉल्ड एज एमए शेकआउट। जिल मोराल्स ने इसको अंडर कट एंड रैली बोला है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे theowltrader.com पे, उधर ग्लॉसरी सेक्शन है, या आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें वो अंडर कट एंड रैली बोल रहे हैं। रिचर्ड शेबेकर इसको शेकआउट, बियर ट्रैप बोल रहे हैं। विलियम जिलर इसको शेकआउट बोल, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ये प्रीवी स्पेशलिटी का चार्ट है। अर्निंग वाले दिन ये स्टॉक गिरा, लेकिन अर्निंग के अगले दिन वापस एमए से ऊपर आया, इसको एमए शेकआउट बोलते हैं। 21 एमए पे शेकआउट हुआ। तो शेकआउट का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मूविंग एवरेजेस एक सपोर्ट ब्रेक हो एंड देन वापस उसके ऊपर आ जाए। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जनरली ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने ऑर्डर ही इन मूविंग एवरेजेस पे लगाते हैं। सो यू एंटर वंस द शेकआउट इज कंप्लीट एंड शेकआउट के हाई के ऊपर जा रहा है कि एज पर योर सेटअप, जो टाइटनेस आपने बताई थी जैसे? नहीं, टाइटनेस एक सेटअप है, एक एमए शेकआउट एक एंट्री सेटअप है। उसमें स्टॉक ने ब्रीच करा किसी सपोर्ट को और विद इन 3 to 4 डेज वापस आ गया बहुत तेज, तो उसको हम एंट्री। तो बेसिकली जो शेकआउट का हाई है दैट कुड बी आइडियल एंट्री पॉइंट? नहीं, जनरली वॉल्यूम हम देखते हैं कि कितनी वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है और वो वापस ऊपर आ गया तो हम एंट्री ले लेते हैं उसमें। बट एंट्री आप इसमें कहाँ लेंगे? जैसे शेकआउट, टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जैसे
4 जून को जब मोदी इलेक्शन थे, राइट, काफ़ी स्टॉक्स में लाइक एक बड़ा कैंडल बनी, स्टॉक 10% डाउन थे. सो अब आफ्टर 2 दिन में मार्केट ने वापस एक अच्छी Recovery तेज़ी की. पकड़ ली. तो उस कैंडल के हाई के ऊपर विल आई एंटर कि विल आई वेट फॉर द मार्केट्स टू हिट या जो उसका प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होगा तो मैं एंटर करूँगा. जनरली ना ये एंड्रयू बेरेंड्रॉफ ने, जर्मन टेक्निकल एनालिस्ट है, उन्होंने प्राइस शॉक के ऊपर बहुत लिखा है. आप जहाँ जा रहे हैं ना 7 अप्रैल को जो अभी टैरिफ वाले दिन हुआ, या 4 जून को इलेक्शन वाले दिन हाँ. हुआ, दीज आर कॉल्ड एज प्राइस शॉक्स यस. इन टीए. प्राइस शॉक क्या होता है कि एक ऐसा कोई इवेंट हो गया जिसका हमें एंटीसिपेटेड इम्पैक्ट इतना नहीं था जितना हुआ. जैसे अभी 7 अप्रैल को आप इंडिया Tariff. शेल्टर, नारायण हृदयालय, ये सारे चार्ट्स खोलेंगे तो 18% का गैप डाउन दिखा. चार्ट पे देख सकते हैं उसको. हाँ, तो आप जैसे इंडिया शेल्टर का चार्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर 7 अप्रैल का बार बिल्कुल अलग से दिखेगा, ये वाला. तो 18% का इसमें गैप डाउन था. तो टीए में ऐसा बोला जाता है प्राइस शॉक होता है जैसे 9/11 हुआ, या टैरिफ कोई न्यूज़ अनाउंस हो गई, या इलेक्शन का डे हो गया, तो स्टॉक 18% अक्रॉस द बोर्ड जब गैप डाउन कर रहे हैं तो जनरली वो लिखते हैं कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी वो दिखा दी मार्केट ने आपको. तो अभी प्राइस शॉक में आपको अब स्टॉप हटाओगे भी तो भी चलेगा, बिकॉज वो इम्पैक्ट जो उसका था वो ऑलरेडी प्राइस दिन है, इसलिए रिकवरी बहुत तेज आई. तो मुझे किसी ने फ़ोन किया सुबह, क्या करना है, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं करना है यार, आराम से बैठना है स्टॉप हटा करके. तो रिकवरी भी बड़ी जल्दी आई. मैं आपको अगर ये इस दिन जाऊंगा, आप खुद ही 5 मिनट का चार्ट खोल के देखेंगे, विद इन अ मिनट स्टॉक वापस आ गया ऊपर. ऐसे ही आपको नारायण हृदयालय के चार्ट में भी दिखेगा. तो ये भी एक चार्ट ऐसा था, ये ऑलमोस्ट स्टॉक 1700 रुपये से 1400 1450 पे गैप डाउन हुआ था. तो वो प्राइस शॉक है. ये शेकआउट में प्राइस शॉक नहीं होता है. शेकआउट इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड फिनोमेना. ओके, इट इज स्पेसिफिक टू दैट स्टॉक. स्पेसिफिक लाइक 10 स्टॉक आपके पास पड़े हैं तो एक में किसी दिन फॉल आ गया, फिर वो उठ गया वापस. समझ गया. तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस शेकआउट. सो हिमांशु, जैसे अभी मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज ऑन दिस डे इफ आई हैड अ पोजीशन बिफोर दिस, डू आई एग्जिट और डू आई वेट फॉर द मार्केट फॉर द स्टॉक टू क्लोज? तो 18% मेरे अगेंस्ट अगर पोजीशन जा रही है इसमें प्राइस शॉक में शुड वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज, बिकॉज़ प्राइस शॉक एक अक्रॉस द बोर्ड फिनोमेना है, वो शेकआउट नहीं है. तो शेकआउट में भी मैं आपको जब एग्जिट बताऊंगा तो शेकआउट में आपका स्टॉप हिट नहीं होगा, क्योंकि शेकआउट इज नॉट दैट अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है सिस्टम. ठीक है. वैसा तो आप इसमें देखेंगे एमए शेकआउट एक एंट्री है. आप देखेंगे पुल बैक एक एंट्री है कि स्टॉक 21 एमए से आया था, वहीं से पुल बैक कर गया. तो दिस इज लाइक वन एंट्री पॉइंट. सो देर आर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स टू एंटर इनटू अ स्टॉक. अभी ये है एसजेएस का एक ट्रेड लिया मैंने मई के आसपास पुराने में. तो ये कंसोलिडेशन आई एम लुकिंग फॉर. सो आई एम लुकिंग फॉर कंसोलिडेशन, आई एम लुकिंग फॉर पुल बैक या शेकआउट. ये है जिसको आप एपिसोडिक पिवट बोलते हैं. Yes, earnings पे gap. मई में नारायण हृदयालय में 790 रुपीज़ तक भाव होता था. उस दिन अर्निंग आई थी, अर्निंग के नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो आई बॉट दिस. वो गैप अभी तक ओपन है चार्ट पे, बिकॉज देर इज अ सेइंग इन मार्केट की गैप्स आर ऑलवेज फिल्ड, विच इज़ अ मिथ. यस, इनफैक्ट अपन आप टाइटन का एक चार्ट खोलेंगे तो आपको टाइटन के चार्ट पे आज तक एक गैप मिलेगा. तो आप देखेंगे कि कोविड में जो ये चार्ट आया था वापस, वो इसी गैप तक आया था और गिर के वापस ऊपर चला गया. सो गैप्स आर ऑलवेज फिल्ड इज अ मिथिंग टेक्निकल एनालिसिस. जैसे आनंद राठी में भी उसी टाइम एक गैप अप हुआ था, दोनों का सेम वीक में गैप अप हुआ था. सो दिस इज वन मोर काइंड ऑफ एंट्री. गैप अप जब हुआ तो हम जनरली 2-3 मिनट वेट करते हैं. अर्निंग अच्छी है, एक तो सेम डे मैं ट्रैक करता हूँ अर्निंग्स को. सेम डे ट्रैक करने से मुझे पता है इसकी अर्निंग अच्छी है. ठीक है. तो अभी हिमांशु, जैसे अभी अर्निंग सीजन चालू है, राइट? सो अभी व्हाट डू आई ट्रैक फॉर अर्निंग्स विच आर शोइंग 25% पिछले क्वार्टर से. तो उस दिन पे अर्निंग्स के बाद जनरली बिकॉज मार्केट एंटीसिपेट करता है बहुत सारे, जैसे आप ईपी की बात कर रहे हो, बहुत सारे में वो रिएक्शन बहुत डिलेड होता है कि मतलब आज अर्निंग्स आ गई, आज स्टॉक 5% गैप अप हो गया, 10% गैप अप हो गया, फिर साइडवेज हो गया, 2-3 दिन वापस नीचे आएगा एंड देन वापस वो डिलेड मोमेंटम आता है. तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, बिकॉज ईपी में हर अच्छा स्टॉक नहीं भागता ईपी में, मतलब तो हाउ डू यू डिसाइड यार ईपी को भी कैसे ट्रेड किया जाए? सो गैप अप में जैसे मैंने बोला कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन का लो स्टॉप लॉस रहता है. गैप अप में गैप की लोअर बाउंड्री के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस रहता है. तो डिपेंडिंग गैप अप की लोअर बाउंड्री मतलब कल के प्रीवियस डे हाई के नीचे, प्रीवियस डे हाई के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है. तो जनरली हम 2-3 मिनट वेट करते हैं कि गैप सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
फिर हम उस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं गैप की लोअर बाउंड्री के नीचे स्टॉप लगा के। जो भी पोजीशन साइज बनेगी उसका हाफ खरीदते हैं हम। जैसे पोजीशन साइज मान लीजिए 12% बनती है मैथमेटिकली, तो हम 6% लेते हैं और फिर आपने जो कहा वो ऑब्जर्व करते हैं, जिसको पीड नाम बोल दिया, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट करके एक टर्म आ गई उसकी। और मार्क मिनरवी ने उसको पोस्ट अर्निंग ड्रिफ्ट बोल दिया। अपना पिक्चर इज वर्थ मोर देन $1 मिलियन करके एक चैप्टर है उसके अंदर, अर्निंग सरप्राइज चैप्टर के अंदर। तो आपका ड्रिफ्ट आता है। जैसे आप देखिए आनंद राठी के चार्ट में जो आप कह रहे हैं वो हुआ, 5 दिन तक स्टॉक साइड में चला गया, और नारायण हृदयालय में ऐसा नहीं हुआ, 2-3 दिन में ही स्टॉक वापस से ऊपर को चला गया। तो कभी कभी स्टॉक आपको टाइम देता है, ड्रिफ्ट देता है, कभी नहीं देता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो गैप अप अगर ज़्यादा हुआ है तो हम पोजीशन साइज कम कर देते हैं, ठीक है, समझिए, तो फिर उसको ट्रैक करते हैं। तो इफ मोर देन 5% गैप अप है तो आई वुड से कि थोड़ा सा हाफ साइजिंग से जाओ। करेक्ट, हाफ साइजिंग से, सो यू बाय इन ट्रंचेस। ओके, नाउ वन मोर फॉलो क्वेश्चन ऑन दिस इज कि सपोज कोई गैप अप हुआ, स्टॉक हैज गॉन साइडवेज, आई हैव एंटर्ड टुडे ना, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, इफ दैट गैप अप डे हाई इज अगेन ब्रोकन, डू आई एंटर अगेन? लाइक पिरामिडिंग पे अगर हम करना चाहे। अभी इसमें मैंने बोला आपको मार्केट ना, आप एक ही एंट्री पे नहीं जा सकते कि कंसोलिडेशन होगी तो ही एंट्री लूँगा। इस प्रोसेस में हो सकता है 4-5 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है कि वो स्टॉक 10 दिन कुछ ना करे, तो उस केस में मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगी, जिसको मीन रिवर्जन बोलते हैं, तो हमें पुल बैक एंट्री मिल जाएगी, हम उसको पुल बैक एंट्री बोल देंगे। कभी कभी होगा कि स्टॉक नहीं नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, तो आपका गैप रीटेस्टिंग वाला एक पुल बैक हो गया। तो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम लुकिंग फॉर ईदर कंसोलिडेशन ब्रीच, या पुल बैक हुआ हो, या शेक आउट हुआ हो। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट से क्या होगा कि आपका एक ब्रॉडर विजन है कि मुझे स्टॉक में अगर एंट्री लेनी है तो आपके पास आपके आर्सेनल में 5-6 टूल्स हैं एंट्री लेने के, तो वो प्रोसेस है। तो ये एक लॉन्ग बेस ब्रेकआउट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, मतलब मैं लॉन्ग बेस ऑब्जर्व कर रहा हूँ चार्ट्स में जिनमें अर्निंग्स अच्छी आ रही है। जैसे आप HBL इलेक्ट्रिक का चार्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा, अद्वैत एनर्जी में दिखेगा लॉन्ग बेस। अभी अनंत राज का जो मैं आपको समझा रहा था 100 and 105 के ऊपर एक लॉन्ग बेस बना हुआ है, अर्निंग सरप्राइज भी है। फिर जब इसको पढ़ा तो कैटलिस्ट भी है, तो स्टॉक 100 रुपीज़ से 950 तक चला गया, तो 9x हो गया। तो वो सिंपल एक लॉन्ग बेस तो मैं फॉलो करता हूँ, मतलब जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बेटर है। सो ये जीनस पावर में एक लॉन्ग बेस था, ब्रेकआउट था, प्रायर अप ट्रेंड में था, वही सब जो हमने पढ़ा, अर्निंग सरप्राइज था, वॉल्यूम अच्छी आई, और स्मार्ट मीटर का एक थीम था। तो कैमलिन फाइन साइंस रिसेंट 3 महीने 4 महीने पहले का एग्जांपल था, बड़ा एक लॉन्ग बेस था। जब कैटलिस्ट ढूंढा तो कंपनी कैटेचोल से वेनेलिन बना रही है, वेनेलिन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई चाइना के ऊपर, तो कैमलिन फाइन साइंस के अच्छे दिन आ गए, तो कैमलिन फाइन साइंस डबल हो गया बहुत जल्दी, 160 से 320। सो दिस इज द पावर ऑफ लाइक लॉन्ग बेस सेटअप। अब आप बोलें कि ये तो वीकली चार्ट है, डेली में मुझे एंट्री लेनी है, तो डेली में आपको मल्टीपल सिनारियोज में एंट्री देगा चार्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप सिंपल एक ही चीज़ पकड़ के आप बैठेंगे कि नहीं मुझे लॉन्ग बेस मिस हो गया तो लेनी नहीं, ये पुल बैक एंट्री हो गई तो हम पुल बैक में एंट्री ले लेंगे, हम फिर एक छोटा पिवट बना, कंसोलिडेशन हुई, हमने फिर एंट्री ले ली। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स आपको चार्ट पर मिलते हैं। ये एग्जिट क्राइटेरिया है मेरा। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा प्रोसेस जो है वो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का कॉम्बो है। इसमें जैसे मैंने 20% पोजीशन साइज ली, वो स्टॉक अगर 15 to 20% ऊपर चला गया, उस बैंड में मैं 30% पोजीशन अपनी लॉक कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ। तो 15% अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आर बात करूँ तो 2R से ऊपर अगर आपको जनरली अगर स्टॉक 3R अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज सेटअप जनरली 5-6% स्टॉप लॉस वाले होते हैं, तो 3R के आसपास जाकर के मैं 1/3 लॉक कर लेता हूँ। ठीक है। और बाकी की पोजीशन साइज पे अगर मैं ओरिजिनल स्टॉप लॉस भी रखूंगा तो भी मेरा कोई लॉस नहीं होगा, वो ट्रेड रिस्क फ्री हो गया। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप को फटाफट से ब्रेक इवन पे लाना है, पोर्टफोलियो में उसको एक ओरिजिनल SL पे रखकर भी उसको फ्री रोल कर सकते हैं। तो अभी तो मैं एंट्री समझ गया कि चलो एंट्री कैसे कर ली, तो स्टॉप लॉस जनरली आपके 5% है, एग्जिट आई अंडरस्टूड, बट हाउ डू यू राइड द ट्रेंड? बिकॉज आपने बोला कि ये अर्निंग्स 8 से 10 क्वार्टर होती है, राइट? स्विंग में तो हम क्या करते हैं, 20% आ गया, 30% आ गया, बुक कर लेते हैं। आपने समझो 1/3 तो बुक कर लिया। नाउ हाउ डू यू राइड दैट रिमेनिंग 2/3 फॉर सो मेनी क्वार्टर्स? बिकॉज अगर हम डेली चार्ट पे करेंगे तो पुल बैक्स तो बहुत डीप आते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो जनरली वो आप जा रहे हैं इन्वेस्टिंग वाले स्टाइल में प्योर, उस इन्वेस्टिंग स्टाइल में मैं आपको पहले मेरा मेथड समझाता हूँ। मेरे मेथड में मैं उतना 8-10 क्वार्टर बैठूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 20-30 नाम की लिस्ट पड़ी है।
तो ऐसा भी होगा कि एक स्टॉक मैंने जैसे आपको बोला बालाजी अमीन 3-4 महीने कुछ नहीं करेगा, तो मैं उतना टाइम नहीं समझ बैठूंगा, गया। तो मैं इसमें से निकल के दूसरे में चला जाऊंगा। तो उस प्रोसेस के लिए मैं 21 EMA को फॉलो करता हूँ। और स्विंग लो मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ कैमलिन का फॉर एग्जांपल, तो अगर मैंने इधर एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद ये स्टॉक ने पुल बैक करके जब ये ऊपर गया, तो मेरा यहाँ पर स्विंग लो मार्क हो जाएगा, ये बॉक्स लो जिसको डार्वस बोलते हैं। फिर वापस से स्टॉक ऊपर गया तो स्विंग लो और 21 EMA विच एवर इज हायर इज द स्टॉप लॉस। समझ गया। तो कहानी ये है यहाँ पर, स्विंग लो तो होगा स्टैटिक नंबर, यस 21 EMA होगा डायनामिक नंबर जो चेंज होता रहेगा। स्टॉप लॉस सिस्टम में हमेशा स्विंग लो पे रहेगा। लेकिन 21 EMA को फिर मैं मैनुअली ऑब्जर्व करूंगा उसके क्लोज के लिए। इसलिए मैंने बताया कि आपका इस मेथोडोलॉजी में शेकआउट से आप बच जाएंगे, क्योंकि वो स्टॉक जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसने जब बेस बना के नया हाई बनाया, तो मैं अपना स्विंग लो यहाँ शिफ्ट कर दूंगा स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर। लेकिन अभी ये स्टॉक का मैं अब आपके सामने कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका स्टॉप लॉस सिस्टम में यही रहेगा, बट 21 EMA को मैं मैनुअली ब्रीच के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर हाई वॉल्यूम ब्रीच आया तो मैं निकल जाऊंगा इसमें से, जो अभी हुआ। ठीक है। तो होगा क्या, कभी किसी दिन अब आपका आंसर मिलेगा 4 अप्रैल को या जून में इलेक्शन डे पे ऐसा हुआ, स्टॉक गिरा, गिरने के बाद वो वापस उठ गया, तो मैं बचा रहूँगा क्योंकि मेरे पास वो प्रीवियस स्विंग लो पर स्टॉप लॉस है। तो इसीलिए अभी कहानी इन्वेस्टर के लिए चेंज हो जाएगी। इन्वेस्टर्स को सबसे पहले तो मेरे ओपिनियन में डेली चार्ट खोलना ही नहीं चाहिए, उनको रखना चाहिए सिर्फ वीकली चार्ट पर बैठना चाहिए। तो वीकली चार्ट पर भी यही कॉन्सेप्ट है। ये मेरी मूविंग एवरेज 40 MA है। मैं आपको अनंत राज के चार्ट पे लेके चलता हूँ, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, स्विंग लो और 40 MA विच एवर इज हायर। तो अभी ये बेस ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री ली, लेने के बाद वो स्टॉक कंसोलिडेट करके जब नया हाई बनाएगा तो आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा। 40 वीक मूविंग एवरेज, 40 वीक मूविंग एवरेज, जो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज होती है। क्योंकि आप बोलेंगे वो दूर है, तो आप पूरा की पूरा ट्रेंड भी अगर राइड करना चाहते हैं तो Yes. आपको ऊपर से कुछ पोर्शन वापस करना पड़ेगा मार्केट को। तो समझ। आपका स्विंग लो और 40 MA विच एवर इज हायर। तो ओके लेकिन स्विंग लो मार्क तभी होगा जब स्टॉक बेस बना के हाई बनाएगा। समझ गया। तो स्टॉक दोबारा जब बेस बना के नया हाई बनाएगा तो ही swing मैं स्विंग लो शिफ्ट कर समझ पाऊंगा, और उसके ऊपर मैं 40 MA को मैनुअली ऑब्जर्व करूंगा ब्रीच के लिए। एक इसमें टीए में तीसरा तरीका सेलिंग का जो पॉइंट होता है वो होता है क्लाइमेक्स टॉप। क्लाइमेक्स टॉप होता है लेट स्टेजेस में स्टॉक जब 4-5 बेस बना लेता है, 100, 200, 300% चला जाता है, उसके बाद एक वर्टिकल मूव आता है। वर्टिकल मूव के बाद उसी हफ्ते में बहुत हाई वॉल्यूम से वो स्टॉक गिरता है, उसको 1 बार रिवर्सल बोलते हैं, उसको क्लाइमेक्स टॉप भी बोलते हैं। उसको फंडामेंटल एनालिसिस में बोलते हैं पीई एक्सपेंशन। पीई इतनी एक्सपैंड हो गई कि उसकी जो 3-4 साल 5 साल की जो अब आने वाली अर्निंग है उसको भी डिस्काउंट कर लिया। ऐसा आपको IEX के चार्ट में दिखेगा, आपको IEX के चार्ट पर यहाँ पे दिखेगा। ये मेरा कैंडल का कलर सारा ग्रीन ही है। तो इसका क्या रीज़न है सबको ग्रीन करने का? ये मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे फोकस करता हूँ, तो मैं वो रेड और ग्रीन और वो हैमर और बुलिश कैंडल स्टिक ये सब पे मैं जाता नहीं, तो इसलिए। लेकिन मैं अगर आपको इसको ऐसे करके दिखाऊं तो आप देखेंगे एक बहुत हाई वॉल्यूम पे रिवर्सल आया। स्टॉक क्लाइमेक्स मूव में लेट स्टेजेस में 60, 70, 80% तक चल जाता है 3-3 हफ्ते में। सोशल मीडिया पे हर जगह आपको ये चार्ट मिलेगा। ये तारीख भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अक्टूबर 2021 की। तो 18 अक्टूबर 2021 को IEX में ये क्लाइमेक्स टॉप लग गया। ऐसे ही आप IRCTC के चार्ट पे जाएंगे तो फिर वही 18 अक्टूबर 2021 को क्लाइमेक्स टॉप लग गया। ऐसे डीमार्ट पर भी 18 अक्टूबर 2021 को क्लाइमेक्स हुआ। तो ये होती है फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निकल एनालिसिस में। ये तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मार्केट का टॉप लग गया था। ओके तो हिमांशु, जैसे चलो ये 1 डे जो आप बोल रहे हो 1 डे रिवर्सल है, बट इन हाइंडसाइड मतलब मुझे तब लगेगा कि चलो ये पुल बैक है, शायद से विल वेट आउट कि यार क्या है। सो हाउ डू आई एग्जिट दिस? जैसे अभी इसमें आप देखो स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ थी, इन 1 डे इट रिवर्स एंड धीरे 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 अपने मूविंग एवरेज के नीचे आने लगा।
सो आई वेट फॉर द मूविंग एवरेजेस, क्या ये एक दिन अगर हैवी वॉल्यूम सेलिंग है तो आई एग्जिट? इसमें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये लेट स्टेज में होता है, स्टॉक ऑलरेडी 300-400% चल चुका है। तो ये जब चल रहा है, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ स्टॉक्स है जो मल्टीपल बेसिस, 3 बेस के बाद भी 4th बेस में भी थोड़ा, करेक्ट। तो लाइक इसमें बेसिकली जो बेस है, जैसे स्टॉक में रन अप आया, साइडवेज हुआ, वापस रन अप आया, वापस साइडवेज हुआ, वापस एक रन अप आया, वापस साइडवेज हुआ, तो मतलब अगर स्टॉक में ऐसा 3-4 बार हो चुका है और फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो वी शुड बी कॉशियस। करेक्ट। सेकेंडली, वो विद इन अ वीक 60-70% भाग जाता है, वर्टिकल अप हो जाएगा। Okay. ट्रेंड लाइन का एंगल जो है वो 90 डिग्री 80 डिग्री हो जाएगा, वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक। ऐसा गेम स्टॉप में हुआ था अमेरिका में, तो वो वर्टिकल मूव आ गया। ऐसा निकल के अंदर हुआ था, फरवरी के अंदर वर्टिकल मूव आ गया, 3x वो कमोडिटी हो गई। तो डू यू सेल इन द स्ट्रेंथ, कि जैसे बोलते हैं ना कि सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ, जैसे उस केस में वही आई मिनिमम 80% तो बेच ही दूंगा मैं स्ट्रेंथ में। 3-4 बार अगर फेवर में आ गई बड़ी 20-20%, 10-10, 20-20% होगा, पूरे सोशल मीडिया पे शोर मच जाएगा। स्टॉक का IRCTC था, CDSL था, डीमार्ट था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज था, ये सभी स्टॉक्स का 18 अक्टूबर 2021 को टॉप लगा, क्योंकि क्लाइमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। वो फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, एक स्लो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें क्लाइमैक्स नहीं आता, स्टॉक साइडवेज जाता है बड़े दिन तक। ऐसा लॉरेस लैब में हुआ था 545 के पास, फिर वो नीचे गिरा था धीरे से पैटर्न बना के। तो ओके, तो बहुत मैं एग्जिट पे इतना क्यों पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हैं ना कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना कैसे था पता था, पर बाहर कैसे आना वो नहीं पता है। एज अ ट्रेडर आई थिंक एग्जिट, अब मतलब मैंने इतनी देर से बात की है, एग्जिट ऐसी चीज़ है कि हर ट्रेडर का अलग परसेप्शन है। एंट्री सबको लाइक कॉमन सेटअप होगा कि ये होगा, ऑल टाइम हाई होगा, मैं लूँगा, बट एग्जिट ऐसा है कि कोई ट्रेडर अपने हिसाब से करेगा। जैसे भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्लाइमैक्स स्टॉक हो सकता है या तो फिर स्टॉक साइडवेज होकर धीरे धीरे आएगा, एंड ये जितना आपको अंडरस्टैंडिंग होती है उतना आपको समझ में आता है कि यार ये मार्केट अच्छी नहीं है। तो एग्जिट पे मैं वही सोच रहा हूँ एज अ ट्रेडर, लाइक इफ आई एंटर्ड द पोजिशन, व्हाट डू यू थिंक इज एन, सो आई वन आइडियल एंट्री इज कि यार बहुत बड़े बड़े मूव्स आ गए, आई कीप सेलिंग। सेकेंड इज आई कीप ट्रेडिंग यूजिंग द स्विंग लो और द 20 मूविंग एवरेज। उसके अलावा एनी पॉइंट्स विच यू लुक कि यार दिस इज इंडिकेटिंग कि यार नहीं, ये स्टॉक से अभी निकलना चाहिए? सर जनरली क्या रहता है ना, जो शुरुआत एग्जिट की हुई वो तो मार्क मिनरविनी ने थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन से शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि आपने रिस्क लिया 5% का और 20% वो स्टॉक चला गया, आधा बेच दो और फिर आपका ब्रेक इवन तो हो गया प्रोटेक्ट, कुछ गेन भी आ गया। फिर आप अपने ट्रेड को जर्नल भरो तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको आप गॉसियन कर्व बोलते हैं, वो बनेगा। फिर आपको एवरेज गेन से ज़्यादा गेन लॉक करना है, तो वो कर्व को राइट में शिफ्ट करना है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ऐसे ऐसे शुरू हुआ। लेकिन ये बात सुनने में पढ़ने में लगती है आसान, लेकिन जब ट्रेडिंग चल रही होती है तो ये सब समझ में आता नहीं, क्योंकि एक तो ग्रीड आता है हमारे अंदर कि वो स्टॉक अभी और ऊपर चला जाएगा। फियर ये आता है कि वो नीचे चला जाएगा तो मेरे पेपर प्रॉफिट जो है वो सब उड़ जाएगा। तो इसके लिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को जो समझ में आया, मैं रेजोनेट करता हूँ डैन ज़ेंगर के 10 गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बोला कि सेल सम पोर्शन इनटू स्ट्रेंथ 30%, वो 15-20% के बैंड में आ जाए। तो मेरे को वो समझ में आया कि कुछ पोर्शन में सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डायरेक्शन। अगर तो मार्केट हेल्दी है तो मैं 30% लॉक करूँगा। अगर मार्केट वीक है, मेरे रीसेंट ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गए हैं, तो मैं 50% लॉक कर लूँगा स्ट्रेंथ में। अब वो स्ट्रेंथ होती है, अब स्ट्रेंथ की भी डेफिनेशन है कि 10-12% तो वीक मार्केट में स्टॉक चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा नहीं, वापस आएगा। हेल्दी मार्केट में वो भागेगा बहुत ज़्यादा, तो 15-20% के जोन में मैं जनरली 30% लॉक कर लेता हूँ। बाकी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी पर्सनालिटी जानना बहुत ज़रूरी है। आप बोले मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मुझे रखना ही नहीं, आपको 15-20% में ही मज़ा आता है तो आप 80% बेच देंगे, बाकी रख लेंगे या सारा बेचेंगे। मेरे को जो समझ में आया कि मेरे को बड़ा पेन होता है कि मैं कोई स्टॉक बेच दूं, उसके बाद उसको मैं ऊपर जाता देखूं, मुझे दुख होता है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि मुझे उसके ज़्यादा देर सोने से भी दुख हो रहा है और ज़्यादा मेरे बेचने के बाद भागने से भी दुख हो रहा है। तो मैंने रास्ता निकाला कि हाँ, मेरे को 21 MA जमता है, 21 MA तक मैं उसको ट्रेल करता चलूँगा। फिर ये होने लगा कि 21 MA पे मेरे शेकआउट होने लगे, तो स्विंग लो आपने स्टॉप रखा। तो मैंने देखा कि अच्छा, ये सब 70,000 पेजेस के न्यूज़लेटर में व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। देन आई डिकोडेड कि उनका स्टॉप लॉस तो प्रीवियस किसकी बात कर रहे हैं आप? डैन ज़ेंगर का, तो प्रीवियस स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो मैंने देखा कि ये जो स्विंग लो है ये टच नहीं हो रहा,
एक अपराइजिंग स्टॉक में, अप ट्रेंडिंग स्टॉक में। तो वो एक चार्ल्स डाउ 1898 में 1898 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में डाउ थ्योरी लिख रहे थे। डाउ थ्योरी जो आपने भी पढ़ी होगी कि प्राइस अप ट्रेंड, साइडवेज या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड होता है। तो आपको देखना है, आपको पकड़ना क्या है। प्राइमरी ट्रेंड इन्वेस्टर के लिए, सेकेंडरी है एक वो मिडल वाला ट्रेडर जो मेरे जैसा स्विंग और पोजिशनल में बैठा है। माइनर ट्रेंड इस लॉ का एक स्विंग पकड़ लिया 15-20% का। तो एग्जिट का सिंगल आंसर आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सनालिटी। मैं इन्वेस्टर को नहीं बोल सकता 21 एम में, मैं ट्रेडर को 40 वीकली एम में नहीं बोल सकता। तो इन्वेस्टर के लिए रूल थोड़ा सा एक एडिशनल ये आ जाता है, स्विंग लो और 40 एम विच एवर इज हायर और क्लाइमैक्स मूव। अगर तो क्लाइमैक्स मुझे मिल गया तो मैं बहुत खुशी खुशी उस स्टॉक को बेचूंगा स्ट्रेंथ में, क्योंकि आपको फिर उस केस में मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप स्विंग लो 40 एम में फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा आपको रिटर्न ऊपर से वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए एग्जिट का थोड़ा अलग अलग है ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए। तो हिमांशु, अगर मैं समराइज़ करूं कि फर्स्ट इज़ आप अर्निंग्स मोमेंटम बेसिकली चेक करते हैं कि स्टॉक में 25% के आसपास एक अर्निंग सरप्राइज होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके स्टॉक्स आ जाते हैं रेडार में। देन यू लुक कि जो स्टॉक्स आए उसमें अर्निंग्स एक्सेलरेशन आना चाहिए कि अर्निंग्स बार बार आती रहे। दिस इज़ बेसिकली योर फर्स्ट स्कैन विच इज़ योर प्राइमरी स्कैन, अर्निंग्स से आप ढूंढते हैं। देन सेकेंडली आप देखते हैं प्राइस एक्शन के रिलेटिव स्ट्रेंथ। और ये क्यों देखते हैं? बिकॉज आपने जैसे मेंशन किया बहुत सारी बुक, सुपर परफॉर्मेंस, और आपको समझ में आया कि जो स्टॉक्स मार्केट में भागते हैं वो रिलेटिवली आउटफॉर्म करते हैं इंडेक्स को, ओवरऑल मार्केट को। सो इसमें व्हाट डू यू डू इज़ बेसिकली यू यूजिंग RS80 के ऊपर जो स्टॉक्स है वो आपको बता दो। पर ये दोनों लिस्ट में काफ़ी नेम्स कॉमन होंगे बिकॉज जिसमें अर्निंग्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे। नाउ दिस इज़ योर मेथड्स। नाउ व्हाट यू डू इज़ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, आप जो देखते हैं कि स्टॉक एक बड़े बेस का ब्रेकआउट दे रहा है, देन यू एंटर, या तो फिर आपका एक और एंट्री सेटअप है शेकआउट होके आ रहा है। एंड हाउ डू यू राइड इज़ बेसिकली आप जो बेसिकली स्टॉप लॉस जो आपका रहता है 21 EM में, या तो फिर आप जो स्विंग लो है उसके हिसाब से आप यू कीप राइडिंग द पोजिशन एंड इन टू द स्ट्रेंथ, जैसे 30-40% आप सेल करते हैं एंड रेस्ट यू विल कीप ट्रेलिंग जब भी आपको एग्जिट मिला। एंड या तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया 3-4 दिन में, देन यू विल एग्जिट। करेक्ट। सो ओके, सो नाउ जैसा कि हमने सेटअप्स की बात की, राइट, बट व्हाट इज़ नॉट स्पोकन, जैसे आपने 2-3 बार बोला कि मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो मैं राइड करूँगा, मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब होगा, बट हाउ डू यू ऑब्जेक्टिवली, या कोई तरीका है मार्केट एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करने का? बिकॉज कितनी बार मैंने देखा है कि इंडेक्स आपका कुछ नहीं कर रहा है, इंडेक्स हाइस के पास है, साइडवेज है, जैसे रीसेंट मार्केट देख लेते हैं हम, इंडेक्स ज़्यादा गिर नहीं रहा है पर स्टॉक्स में क्लीन ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे सब में। सो इज़ देयर अ वे टू आइडेंटिफाई कि वी आर इन अ गुड मार्केट कंडीशन और इन अ बैड मार्केट कंडीशन? या जैसे आपने बोला कि निकोलस डार्वसी बता रहा है कि माई स्टॉक्स विल टेल मी व्हेन टू गेट आउट, तो कुछ तरीका है उसका? सर इसमें तरीके तो बहुत सारे हैं, उसको कुछ क्वांटिटेटिव हैं कुछ क्वालिटेटिव हैं। वो तरीके आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं जब मार्केट में एक बड़ा टॉप लगने वाला है, जैसे कोविड किस्म का एक टॉप, या 2022 में अक्टूबर में जो एक टॉप लग रहा है 21 में वो वाला टॉप, या आपका फ्यूचर में भी गॉड फॉरबिड बड़ा एक टॉप लगे 1-2 साल का, वो वाले उसमें क्वांटिफिकेशन करने के, जैसे कितने स्टॉक हाई लगा रहे हैं कितने स्टॉक लो लगा रहे हैं, ये डेटा आप रोज ट्रैक करें, ऐसे टूल आते हैं जो वो ट्रैक करते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक मेकिंग हाइज, नंबर ऑफ स्टॉक मेकिंग हाइज, नंबर ऑफ स्टॉक मेकिंग लोज हो गया, नंबर ऑफ स्टॉक एडवांसिंग वर्सेस डिक्लाइन। इस एडवांस डिक्लाइन को आप मल्टीपल तरीके से खेल सकते हैं। निफ्टी 500 में 500 चार्ट हैं, तो एडवांस माइनस डिक्लाइन को आपने एक ट्रैक कर लिया उस नंबर को, या एडवांस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स को ट्रैक कर लिया आपने। फिर आपका हो गया ये, इसमें क्लाइमैक्स मूव जनरली दिखने लगते हैं मार्केट में, फिर आपको फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके उस केस में। ये तरीके हो गए। सो फॉल्स ब्रेकआउट एक हो गया। जो मार्केट ब्रेथ की आप बात कर रहे हैं उसका कुछ तरीका है? जैसे मार्केट ब्रेथ, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउ, नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाई एक हो गया, नंबर ऑफ स्टॉक्स एडवांसिंग वर्सेस डिक्लाइन एक मेथड हो गया, एक मेथड हो गया परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 21 एम में। ओके, परसेंटेज। तो इसमें कुछ हेल्दी नंबर है, कितना नंबर होना चाहिए? ये ऐसा होगा कि जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन निफ्टी 500 में शुरू हो जाएगी तो इंडेक्स वहीं खड़ा रहेगा और परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, तो ये दोनों में डाइवर्जेंस आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट कंपेयर टू लाइक अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और ये परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स 21 के वो कम होते जा रहे हैं लिस्ट, तो एक साइन है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया। अब इस डाइवर्जेंस को सॉर्ट होना पड़ेगा। ये मैं इसलिए आपको 7-8 तरीके हैं इसमें। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अब 50 एम में भी डिक्लाइन होने शुरू हो गए, तो मतलब मार्केट में अब बड़ी वाली डाइवर्जेंस हो गई, ठीक है, तो बड़ी समझ। करेक्शन शुरू हो गई। इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक कॉमन टूल बड़ा RSI। पॉपुलर है, RSI। वेल्स जूनियर वाइल्डर का 1978 में उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें पूरा इन्होंने समझाया। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल उसके अंदर मेंशन है, तो RSI डाइवर्जेंस आ जाएगी। ये सब आप जनवरी 2020 फरवरी 2020 की मार्केट का चार्ट खोलेंगे तो आपको RSI डाइवर्जेंस भी दिखेगी निफ्टी के चार्ट देख पे। सकते हैं अपन। तो आपको ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको 2000 अभी आप कैंडल्स आप वाली कर लीजिए। 2020 में बाहर आ से। गया हूँ। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब मैं इस पे लगा दूंगा RSI। ये है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो जा रहा ऊपर और RSI बना रहा है कॉन्स्टेंटली लोअर हाई, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ओके। लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूँ, इसमें 7, 8, 9 पैरामीटर हैं टोटल। ये सब इकट्ठे कन्वर्ज होने शुरू हो जाएंगे, तो मतलब मार्केट में बड़ा टॉप लग गया है। उस टाइम RSI डाइवर्जेंस हो जाएगी और क्लाइमेक्स टॉप, फॉल्स ब्रेकआउट, और आपका कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर जैसे मैं आपको रिसेंटली बोलूँ तो अभी मिनिस्ट्री की एक न्यूज़ आई कि 1 लाख करोड़ के डिफेंस के ऑर्डर हम अप्रूव करेंगे। आप डिफेंस स्टॉक्स का रिएक्शन जाके देखिए, ऊपर जाना वो बंद हो गए। यस। तो मैं किसी के साथ बैठा, मैंने कहा ये नेगेटिव चल रहा है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी जैसे आपने अभी बोला डिलेड Delayed रिएक्शन होता है, आता है, yes। देखते हैं डिलेड, लेकिन वो सारे स्टॉक्स गिरने लग गए। तो स्टॉक्स पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी ऊपर जाना बंद कर देंगे। तो इट्स अ फर्स्ट साइन की तो डिस्ट्रीब्यूशन। ये साइन शुरू हो गया कि अब मार्केट में टॉप लग रहा है। जैसे CDSL का कोविड के बाद हर महीने ऐसा होता था 1 करोड़ डीमैट खुल गए, अब 2 करोड़ खुल गए, अब 3 करोड़ खुल गए, 5 करोड़, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाना बंद हो गया। ऐसे ही सारे गामा का होता था, इतने कारवां की सेल हो गई, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो स्टॉक का टॉप लग गया, वो ऊपर जाना बंद हो गया। ये सेंटीमेंट एनालिसिस होता है। एक पैरामीटर क्वालिटेटिव में होता है। जैसे क्वालिटेटिव है तो इसका कोई क्वांटिफिकेशन मेथड नहीं है। क्वालिटेटिव में AAII करके, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करके उनकी एक वेबसाइट है, वो आपको दिखेगी गूगल पे। उनका एक सेंटिमेंटल सर्वे होता है, उसमें वो एनालिस्ट से बुलिश बेरिश सेंटिमेंट्स पूछते हैं। दे आर नॉट रिटेल इन्वेस्टर, दे आर लाइक इंस्टीट्यूशंस। उनसे पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश रीडिंग आ रही है तो विच इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव साइन। वही पीटर लिंच ने बोला, जब आसपास सब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ द टाइम टू सेल, ऐसा हो गया। तो ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो टोटल 60-65 पैरामीटर्स है, उतनी नीड पड़ती नहीं है। नेट डेविस ने एक बुक लिखी है, बीइंग राइट और मेकिंग मनी। उसमें चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर द स्टॉक मार्केट मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने बिग 5 करके एक अपना मॉडल समझाया है। उसके अंदर उन्होंने बताया क्या क्या देखना है। टेप कंपोनेंट, मॉनेटरी कंपोनेंट, सेंटीमेंट कंपोनेंट, वो तो फेडरल रिजर्व के रेट कार्ड और वो सब भी ट्रैक करते हैं, उतना आपको नीड पड़ेगी नहीं। तो ये 7-8 पैरामीटर हैं जिनसे हम मार्केट हेल्थ को पता लगा लेते हैं। लेकिन आपकी जो अर्निंग सरप्राइज और RS वाली लिस्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने आज स्कैन रन करा, RS का 200 नाम आए, तो ख़राब मार्केट में क्या होता है, 180 रह जाएंगे, 160 रह जाएंगे। तो वो लिस्ट श्रिंक कर रही है या एक्सपैंड कर रही उससे भी आइडिया आएगा। उससे आइडिया आ जाता है कि ये मार्केट ख़राब हो रही है। जैसे सितंबर 2021 में पर नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 M में 443 थे 500 में से, निफ्टी 500 में। तो आप देखिए कितनी बुलिश रीडिंग है और डाइवर्जेंस बननी शुरू हुई और वो सारे स्टॉक्स नीचे आने लग गए। तो ये सारी रीडिंग से आपको आइडिया लग जाएगा। और कुछ आपका अपना पोर्टफोलियो है जो आपका बेस्ट इंडिकेटर है कि पोर्टफोलियो ऊपर जाना बंद कर देगा उस टाइम। जो आपके ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो ब्रेकआउट नहीं दे रहे, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। देखिए ब्रेकआउट नहीं दे रहे तो चलेगा, स्क्वाट हो गया वो भी चलेगा, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। इन सब पैरामीटर में आप मेरा ट्विटर हैंडल पे फॉल्स ब्रेकआउट टाइप करेंगे, कम से कम 100 ट्वीट किया है मैंने फॉल्स ब्रेकआउट पे। क्योंकि ये सब जो है परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 50 MA, 20 MA, एडवांस, डिक्लाइन, ये सब रीडिंग बाद में पकड़ेंगे, लेट आएगी। फॉल्स ब्रेकआउट पहले होगा। तो फॉल्स ब्रेकआउट पहला इंडिकेटर है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई। ये आप अक्टूबर 2021 में आप जितने चार्ट खोलेंगे, TV18, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे चार्ट आपको मैं यहाँ पर
देखिए ये टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट है, उस टाइम ये है अक्टूबर, मैं आपको 2021 या 22 के आसपास ले जाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ना ये ब्रेकआउट लगेगा, ब्रेकआउट है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट शुरू हो जाएंगे हर तरफ अक्रॉस द बोर्ड। आपको लगेगा लॉन्ग बेस है, सब कुछ अच्छा है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हम पढ़ते हैं वो भी है, फिर आपने कंसोलिडेशन देखी, आपने ले लिया, और हर स्टॉक ये करेगा। ये पूरी मार्केट में ऐसा हो जाएगा। ऐसा TV18 का एक चार्ट होता था, वो भी ऐसे ही करता था, ये TV18 ब्रॉडकास्ट करके, आई थिंक अब शायद नाम उसका चेंज हो गया होगा, आई एम नॉट रिकॉलिंग द करेक्ट नेम, बट सब स्टॉक्स में फॉल्स ब्रेकआउट बढ़ जाएंगे आपके। तो हिमांशु एज ए ट्रेडर, बिकॉज मुझे तो जैसे भी आपने चार्ट दिखाया टाटा कम्युनिकेशन का, वो टाइम पे लग रहा था कि चलो अच्छा चार्ट है, साइडवेज एक छोटे से पुल बैक के बाद इट इज़ ब्रेकिंग आउट। सो लाइक जब करेक्शन आती है, जैसे आपका स्टॉक 21 के नीचे आता है, आपको एक एक करके सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सो फ्रॉम द पीक एक कितना ड्रॉ डाउन यू आर कंफर्टेबल कि यार अपनी ट्रेडिंग एक बार के लिए आप सब पोजीशन कम करेंगे, ज़ीरो करेंगे? देखिए पीक से ड्रॉ डाउन में, पीक में आपका गेन इंक्लूड है। यस। वो पीक इक्विटी कर की लगभग 7-8% का ड्रॉ डाउन देती है टोटल। तो उसके बाद यू आर आउट ऑफ द मार्केट। उसके बाद हम बाहर हो जाते हैं मार्केट से। तो जितना पैसा बना वो आप प्रोटेक्ट करके बैठ जाएंगे, या आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे फ्यूचर्स में, ठीक तो आप लार्ज कैप में जाएंगे। ठीक है। तो अभी ये तो बेसिकली जैसे आपने ट्रेड कमाया, आपने हमेशा पीक पे तो निकल नहीं सकते, आपने एक ड्रॉप का ड्रॉ डाउन आया पीक से, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। नाउ आउट दिस आप किस चीज़ के लिए वेट करते टू अगेन एंटर? बिकॉज मार्केट में जैसे बेयर मार्केट, कैसे बेयर मार्केट कभी कभी तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एंड कभी वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, 1-1, 1.5 साल तक ब्रेकआउट नहीं मिलते। सो इन दैट सिनेरियो अगेन आपका जो प्रोसेस है, आप उसी को वापस फॉलो करते हैं कि डू यू डू समथिंग डिफरेंट? उसमें मैं ना अपने पोर्टफोलियो का 5% कैपिटल साइड रख लेता हूँ। उस कैपिटल से मैं फिर उस 5% को मानूंगा कि वो 100% है। जैसे मैं समझ, उस 100% कैपिटल से 8 अगर ट्रेड ले रहा था, इस 5% से 8 लूंगा, ओके। 10 ट्रेड लूंगा। मतलब मार्केट खराब भी है तो यू अगेन लुक फॉर, खराब है मतलब एक लेग हुई, पहले तो वॉच लिस्ट तो स्कैनिंग रोज चलेगी, RS वाली, EPS स्कैनिंग तो है ही, वो वॉच लिस्ट वाला अभी हेल्दी मार्केट में मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ। फिर बायेबल स्टॉक्स की एक लिस्ट बन रही है, वो बायेबल स्टॉक्स की लिस्ट उस मार्केट में भी बनेगी, पर ट्रेड नहीं जाएगा मार्केट में। वो लिस्ट ऑब्जर्व करते रहेंगे बैठ के, जाने देंगे 3 ट्रेड 4 ट्रेड, चलेंगे नहीं, वो भी उठ के गिरेंगे, उठ के गिरेंगे, उठ के गिरेंगे, ऐसा चलता रहेगा प्रोसेस। ऐसा मार्केट में 2-3 लेग हो जाएंगी नीचे की। फिर नीचे में जब लगेगा कि इंडेक्स भी यहाँ स्टेबल हो रहा है, हाँ 1-2 स्टॉक चलने शुरू हुए, फिर वो टेस्टिंग पोजीशन हम मार्केट में डालते हैं यूजिंग आवर 5% ऑफ द टोटल कैपिटल। वो 5% ऑफ द कैपिटल को हम मानते हैं यही टोटल पोर्टफोलियो है, 5% नहीं, ये टोटल है। इससे अब हम 6-7 स्टॉक लेंगे, वो होंगे बड़े पीनट पोजीशन साइज के, लेकिन वो उस वक्त पैसा बनाने के लिए नहीं हो रहा है ट्रेड, वो टेस्टिंग द वाटर ट्रेड है। जैसे ही उसमें एक्सेलरेशन आएगी तो हम उसमें पूरा जाएंगे। 0.25% रिस्क लेते हैं, 0.2% रिस्क लेते हैं, तो जनरली 1-1.5% का पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क रहता है उन ट्रेड्स में। उन ट्रेड्स में हो सकता है कैपिटल कभी 10-15% भी चली जाए, लेकिन पहले प्रोसेस वो स्कैनिंग नहीं रुकती, वो होमवर्क डबल हो जाता है वीकर मार्केट में। ओके। एंड हिमांशु, जैसे कि व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि एज अ ट्रेडर लाइक कैसा कि नो मैटर आप कौन से भी स्टेज पे हो, कुछ भी करो, बट कैसा कोई ना कोई ट्रेडर एक ख़राब फेज हमेशा आता ही है। लाइक हर 2 साल के बुल मार्केट के बाद मार्केट ऐसा होता है कि चॉपीनेस इतनी हो जाती है, आपके स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हो वापस आप। सो आपने जैसे कि बोला कि आपने इंडोनेशिया में जाने से पहले वो फेस स्ट्रगलिंग था, राइट? उसके बाद आप सीखे एंड देन यू केम बैक। सो आफ्टर यू स्टार्टेड योर जर्नी लाइक डूइंग दिस एज अ सीरियस प्रोफेशन, बीच में कोई ऐसा फेज़ आया कि जब लगा कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब पैसा बन गया, फिर लगा कि यार ये क्या वापस सब पैसा जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ फेज़ आया? बिकॉज मोस्ट ट्रेडर्स वही करते हो, पैसा तो बना लेते हैं बुल मार्केट में, एक महीना 2 महीना मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होती है, वापस सारा पैसा चले जाता है। ये मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। बहुत लोग पूछते भी हैं ऐसा कि क्या इसके लिए करें, तो इसके लिए आप जितना मर्जी समझा लो, वो आप जब तक 2-3 बार पैसा वापस करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत बार पैसा वापस करा मार्केट को। फिर मैंने बुक्स पढ़ी, तो अननोन मार्केट विजार्ड करके एक सितंबर 2022 में जैक श्वैगर ने सीरीज लिखी येलो कवर की, उसका चैप्टर 1 है पीटर ब्रांड का इंटरव्यू। वो यही बोलते हैं कि आपका
डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल इज़ दिस ओनली कि आप वो सारा प्रॉफिट वापस कर रहे हो तो कह रहे मैंने अपने स्टार्टिंग के सालों में ये रियलाइज़ करा, जो बनाया वो मैंने फिर से एक गड्ढा खोद दिया, फिर उसको भर रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ। तो वो लाइन ने मेरा साइकोलॉजी चेंज करी। उससे पहले मैंने भी 2-3 बार पैसा वापस करा मार्केट को। ये आपने बोल रहे हो आपने इंडोनेशिया से आने के बाद? इंडोनेशिया से आने के बाद 2021-22 तक भी ऐसा होता था कि पूरा पैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा पोर्शन वापस कर दिया, बिकॉज हम फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट वीक हो गई। फिर आई रियलाइज़ कि अगर करना भी है तो 4-5% की कैपिटल साइड रख दो, उससे मार्केट टेस्ट भी हो जाएगी और अपनी जो इचिंग है वो भी हट जाएगी और पैसा ड्रॉ डाउन नहीं होगा। तो वो प्रोसेस स्टार्ट करा फिर। ओके। एंड इसके बाद जैसे कि बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स क्या जैसे बोलते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और हाउ मेनी टाइम्स यू आर रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। तो एज अ गुड ट्रेडर व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जैसे अभी आप जो सेटअप कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी आई एम अज्यूमिंग 60% होगी, जो भी होगी, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब आप राइट हो रहे हो तब आपके जो विनर्स है वो कितने बड़े होते हैं कंपेयर टू योर लूजर्स। सो इन योर जर्नी लाइक आपने सबसे बड़ा विनर लाइक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ आर कितना लाइक हुआ है, एंड हाउ हैज़ दैट शेप्ड योर जर्नी कि यार एक सपोज आपने 20 आर विनर कैप्चर कर लिया, देन माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार ये बिजनेस में ऐसे चीज़ें भी हो सकती है। देखिए इसमें ना पहले वाला फेज तो मैं दोनों फेज को कंपेयर इसलिए नहीं करूँगा। पहले तो वीकली चार्ट में यूज़ करता था, तो लॉरस, दीपक नाइट्राइट ये तो विनर बड़े ही थे, बिकॉज इनके केस में जैसे बालाजी अमीन 848 से 4200 की जर्नी, या लॉरेस की एक बड़ी जर्नी, दीपक नाइट्राइट 575 से 2800, टाटा एलेक्सी 900 से 10,000 तक गया था। तो वो मल्टी बैगर्स बने, वो वीकली चार्ट था। डेली चार्ट पर जब मैं आया तो विनर बड़ा बना BSC और जीनस पावर, ये बहुत बड़े विनर बने। आइनॉक्स विंड एक बहुत बड़ा विनर बना। वो ऐसे बने कि रिस्क उनमें बहुत कम था। रिस्क 233 के आइनॉक्स विंड पे ऑलमोस्ट 12-13 पॉइंट का था, लेकिन वो 233 वाला 520 तक चला गया। हीकल डबल हो गया एक बार पे 212 से 512 तक। हीकल और कैडिला सेम डे ब्रेकआउट दे रहे थे, तो हीकल 210-12 से 512 तक गया। तो मैं मानता हूँ कि आप वो आर मल्टीपल तो आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो कैपिटल आपकी बढ़नी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आप आर मल्टीपल में क्या कर रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 लाख का है, तो 10,000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो 10 आर मतलब 1 लाख। 1 लाख तो 10% हुआ पोर्टफोलियो का। अभी क्या है कि अगर आपकी पोजीशन साइज अच्छी है, बड़ी है, तो आपका वो एक पोर्टफोलियो की जो कंपाउंडिंग है वो कैपिटल पूरी की पूरी भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि आर मल्टीपल में जो वैन थार्प अपनी बुक में लिखते हैं उसमें वो बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेडर ने अभी बोल दिया आपको लॉक कर लो इतना, जैसे 70-80% तक वो लॉक करवा देते हैं। तो हुआ तो 20 आर, लेकिन वो हुआ सिर्फ 20% ऑफ द जो आपने बाई करी थी पोजीशन साइज। तो मेरा मानना है वो राइड करना बेटर है। तो BSC बड़ा विनर हुआ, जीनस पावर बड़ा विनर था, आइनॉक्स विंड था, हीकल था, ये सब बड़े विनर थे स्विंग ट्रेडिंग में। आनंद राठी एक बड़ा विनर था। नारायण हृदयालय मेरे से मिस हुआ क्योंकि मैं जल्दी सेल कर दिया उसको। बाकी ये सब बड़े विनर थे। ओके हिमांशु, जैसा कि मतलब ट्रेडिंग में हमेशा बहुत लोग डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं कि ट्रेडिंग ऐसी स्किल है दैट कैन नॉट बी टॉट, लाइक यू आर गिफ्टेड। जैसे मेरा नितिन कामाजी का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि ट्रेडिंग इज़ अ स्किल विच यू आर गिफ्टेड विद, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच। सो मतलब व्हाट इज़ योर थॉट कि लाइक एज अ ट्रेडर जो आप अपनी जर्नी देखते हो कि आपको लगता है कुछ स्किल्स मतलब यू आर लाइक आपको वो सिखाना नहीं पड़ा कि यार मैं समझ गया मैं, और कुछ लोग हैं जिनको लाइक सिखाना मतलब वो बेसिक चीज़ भी सिखानी पड़ती। सो डू यू थिंक कैसे ट्रेडिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स हैव टू फॉल इन प्लेस फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल? एंट्री के बाद बड़ा राइड करना, जैसे हमने बोला बड़ा एलोकेशन भी करना, अच्छे टाइम में बड़ा पैसा कमाना, ताकि बिकॉज जैसे बहुत से लोग बुल मार्केट में अपना कैपिटल नहीं बढ़ा पाते तो साइडवेज मार्केट में वापस फंस जाते हैं। जैसे बुल मार्केट में आपने पैसा 3 गुना 2 गुना जो भी कर लिया, सो देन यू हैव दैट क्वेश्चन एंड 2-3 बुल मार्केट आपके लाइफ में आ गए तो आपने ऑटोमेटिकली एक अच्छा नेटवर्थ बना लिया। तो व्हाट आर योर थॉट्स? सर ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये रिचर्ड डेनिस और एकार्ड सिंगापुर में फार्म के आगे यही डिस्कशन कर रहे थे खड़े होके कि वेदर इट कैन बी टॉट और इट कैन नॉट बी टॉट। तो रिचर्ड डेनिस से बोला एकार्ड ने, तो एकार्ड ने बोला इट कैन बी टॉट। दोनों की डिबेट हो गई। तो रिचर्ड डेनिस अमेरिका आए, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि मैं सिखाऊंगा, और उन्होंने बिल्कुल ही जिनको नॉलेज ही नहीं थी ट्रेडिंग का, टीवी नहीं पता था, ऐसे लोगों को हायर करा। हायर करने के बाद उनको रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिखाई, और उनके डिसाइपल कर्टिस एम फेथ ने बुक लिखी है वेज ऑफ द टर्टल, आप उसको पढ़िएगा।
टर्टल ट्रेडिंग सिखाई रिचर्ड डेनिस ने, क्योंकि सिंगापुर में टर्टल ट्रेडिंग, टर्टल फार्म के आगे दोनों की बहस हो रही थी, तो उन्होंने नाम रखा टर्टल ट्रेडिंग, उसको एडवर्टीजमेंट निकाला। तो कर्टिस एम फेथ की ये बुक है, तो उसमें वो बहुत सक्सेसफुल बने, बाकी डिसाइपल्स कम बने, कुछ ज़्यादा बने, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस था रूल फॉलोइंग का। आपके बनाए हुए रूल ही अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं पाओगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। तो आप वो बुक ज़रूर पढ़िएगा। तो आपको इधर रूल बेस्ड ट्रेडिंग, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग रोज़ भाव देख रहे हैं, थोड़ा सा रेड कैंडल दिखी, हमने खुद ही बेच दिया उसको। मैं इसलिए बार बार सबको बोलता हूँ, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल उठाइए, उसको पढ़िए, अपने पास्ट ट्रेड्स पढ़िए। जब आप पास्ट ट्रेड्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये स्टॉक तो मेरे पास था और ये स्टॉक अभी 3 गुना ऊपर खड़ा हुआ है, मैंने इसको खुद ही बेच दिया। तो वो ट्रेडिंग का फॉल्ट नहीं है, वो इमोशनल एक क्वेश्चन है आपका, जो इंटरफेरेंस है इमोशनल। So basically if you go rule based, you can basically teach trading to everyone अगर वो rule based है completely। जी सर, इसमें परेटो प्रिंसिपल है सर, 80-20 रूल। 20% ट्रेड्स आपका पैसा बनाएंगे, 80%। मैं आपको बीएससी का चार्ट दिखाऊं, अगर आप बीएससी का चार्ट देखेंगे ना, ये ऐसा मुझे भी नहीं पता था कि ये 21 EM में ब्रीच ही नहीं करेगा। वो नीचे में यहाँ so 180, इसको एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें सपोज आप ये देखिए, ये पिवट से आया बाहर, कंसोलिडेशन से बाहर आया 200 के आसपास, 200 के आसपास, और 700 रुपये तक कर ही नहीं रहा, 21 EM में भी ब्रीच नहीं कर रहा। ऐसा ट्रेड आपको 1-2 भी मिल, वो तो ये आपने पूरा राइड किया। तो परेटो प्रिंसिपल चल रहा है यहाँ पे। अभी आपको ये आनंद राठी मैंने पूरा राइड नहीं किया, ये भी ऐसा ही ट्रेड था जो मैंने आपको अर्निंग का एक दिखाया गैप अप, उसके बाद 21 EM में डिसाइसिवली ब्रीच ही नहीं हुई। ये 480 का स्टॉक जाके 1900 पे 21 EM तो सपोज कभी 21 के नीचे भी आता है तो योर स्टॉप लॉस इज प्रीवियस स्विंग लो, लेकिन वो डिसाइसिव क्लोज होना चाहिए, मतलब एक हाई वॉल्यूम क्लोज हो तो मैं मानूंगा ब्रेकडाउन है। समझ गए। तो ऐसे ट्रेड आप अगर इंटरफेयर करते रहेंगे सिस्टम से तो बड़ा विनर नहीं पकड़ पाएंगे। बेसिकली परेटो प्रिंसिपल है, आपको बड़ा लॉस तो लेना नहीं, स्मॉल लॉस और स्मॉल गेन दोनों एक दूसरे को मैथमेटिकली इक्वल आउट कर देंगे, नेगेट कर देंगे। जो बड़े ट्रेड हैं आपके 3, 4, 5, वो आपको पैसा बना के देंगे इसमें। ओके, एंड जैसे आपने मेंशन किया जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? एंड आपको एक कॉन्फिडेंस भी क्यों आया? बिकॉज आपने ऑलरेडी, जैसे आपने स्टार्ट में पीपीटी में मेंशन किया, यू स्टडीड विनर्स। जो आपका स्टार्टिंग स्लाइड था उसमें आपने लिखा था कि विनर्स में ये चीज़ें कॉमन होती है, एंड आप ये स्टडी करके आए थे, दैट्स वाई यू हैड द कॉन्फिडेंस। सो लाइक आफ्टर मार्केट व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिंग डू यू डू? अगर आपकी कोई सैम्पल जर्नल भी हो कि मार्केट खत्म हो गई, व्हाट डू यू डू कि यार मैंने ये ट्रेड लिया, ये इतनी मैंने रिस्क ली, इसको मैंने एग्जिट किया, लाइक, और उसको आप कैसे यू मेन की? बिकॉज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू इज़ कि आप इतनी बुक्स पढ़ते हो, मतलब मुझे जब तक लिखूँ उसके वजह से नेक्स्ट बुक का नाम आ जा रहा है। सो ये लर्निंग कर्व आप कैसे, लाइक यू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ कि जैसे आपने जर्नल आज ट्रेड ली, 2 चीज़ कुछ सीखी होगी, ट्रेड शायद से बहुत बड़ी विनर होगी या लूज़र होगी, सो इसको हाउ डू यू मेंटेन एंड हाउ डू यू रिव्यू दिस? सर इसमें ना 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको जर्नल अपना मेंटेन करना पड़ेगा। पहले मैं बाय हैंड करा करता था, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। मैं जो यूज़ करता हूँ ट्रेडविज ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मैं मैनुअली अपनी एंट्री और टाइम वो फिल करता हूँ और कितनी क्वांटिटी वो फिल करता हूँ। वो ट्रेड ओपन रहता है, जब क्लोज करूँगा तो मैनुअली जाके फिल करूँगा। फिर उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाते हैं कि आपका इसको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, मिनिमम एडवर्स एक्सकर्जन, MFE है, फेवरेबल एक्सकर्जन, प्रॉफिट फैक्टर क्या है, आर मल्टीपल क्या है, एवरेज आर, तो वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। जिसको MA ही नहीं पता, मतलब आपने ट्रेड ली, उसके बाद ट्रेड कितना अगेंस्ट गई बिफोर गोइंग इन फेवर, दैट इज MA। ट्रू, वो MA ही है। एंड MFE ट्रेड भले एग्जिट आपने 100% या 80% पे की, बट MFE इज 100%। करेक्ट, वो है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स निकल के आ जाते हैं उसमें। तो पहला प्रोसेस है ट्रेडिंग जर्नल। अभी जैसे जुलाई का महीना चल रहा है तो मैं मई के ट्रेड्स पढ़ूंगा, अपने प्रिंट आउट लूँगा उनका। ऐसा इसलिए क्योंकि जून में उन भाव ने बाद में क्या किया मेरे बेचने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। फिर मैं मैनुअली बैठूंगा, तो ये चीज़ मैं मार्क मिनर्विनी से सीखा, रिपोर्ट कार्ड बनेगी एक कि क्या मेरी एंट्री परफेक्ट थी या लेट थी या अर्ली थी, क्या मेरा सेल अर्ली था, लेट था या परफेक्ट था। तो
ऐसा करा जब मैंने स्टार्टिंग में बहुत साल पहले तो देखा है तो 80% एंट्री सब ऐसी थी कि लेने वाली नहीं थी कि मैंने लिया क्यों मुझे खुद नहीं पता। और वो एक महीने का गैप इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इमीडिएटली एनालाइज करोगे तो बायसनेस हो जाएगी, आप मानोगे ही नहीं मेरी गलती है। तो मई के ट्रेड जुलाई में पढ़ूंगा, जून के ट्रेड अगस्त में पढ़ूंगा, एक महीने का गैप रहेगा, प्रिंट आउट निकालूंगा, उसमें एंट्री मार्क करूंगा, कहाँ ली पेन पेंसिल बैठ करके एग्जिट मार्क करूंगा, और फिर उसको ग्रेड करूंगा कि एंट्री ठीक है कि नहीं, वो बायसनेस नहीं रहती। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने हाँ, कि मतलब बेसिकली आज मैं ये महीने की नहीं, प्रीवियस मंथ की, बिकॉज मुझे एक महीने का चार्ट्स भी दिख जाए कि मेरे एंट्री के बाद क्या हुआ है। ट्रू, और आपकी बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले क्या करता था, उसी अगले हफ्ते बैठ गया, ट्रेड मैं ओपन मानता होगी ही तो नहीं था बायस हो मेरी गई। गलती थी तो मैं मानता नहीं था मेरी गलती थी, क्योंकि भाव आगे दिख नहीं रहा। तो वो जब होता था तब समझ में आता था हाँ ये गलती हमने करी, इसको जल्दी काट दिया। तो स्टार्टिंग में सबके साथ यही होगा, 90% ट्रेड ऐसे होंगे कि आप खुद को अब्यूज़ करना शुरू कर दोगे, मैंने किया क्या इस चार्ट पर, वो धीरे धीरे आपका सुधरेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये ज़रूरी है कि जो भी लेजेंडरी इन्वेस्टर ट्रेडर हैं उनकी एंट्रीज को आप पढ़िए। ट्विटर पे आप उनको फॉलो करेंगे तो मीडिया सेक्शन में उनके सारे चार्ट अवेलेबल होते हैं। कोई इसमें से कोई एनी स्पेसिफिक नेम? जैसे पैट्रिक वॉकर नाम के एक ट्विटर हैंडल हैं, पैट्रिक वॉकर, उनके चार्ट्स पढ़िए। आप डैन जेंगर का हैंडल पे जाएं तो 1000 से ऊपर चार्ट्स हैं, आप उनकी एंट्री स्टडी कीजिए, फ्रीली अवेलेबल है। ऐसे मार्क मिनरवीनी ने कई बार बोला है लॉन्ग हूँ मैं स्टॉक में इस तरीक को, तो आप देखिए वो क्यों ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, वो सेकंड प्रोसेस है। और थर्ड पॉइंट है आपको पास्ट विनर्स जो एक एक साल में डबल हुए हैं, साल भर साल की एक लिस्ट मिल जाती है कहीं से भी, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि ये डबल हुए तो इनकी अर्निंग कैसी थी, क्या कैटलिस्ट था। तो ये तीन चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, अपना जर्नल, दूसरों की एंट्री, और तीसरा पास्ट विनर की स्टडी। ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुक की भी नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद ही स्ट्रांग हो जाएंगे। नहीं, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बताया। एंड जैसा कि आपने बोला कि अपने कॉन्वर्सेशन में आपने इतनी सारी बुक्स मेंशन की, राइट, एंड लाइक बिकॉज मैं किसी से बात करना समझ में आ जाता है कि वो इंसान कितना लर्न, बिकॉज आपको पेजेस के साथ चैप्टर नंबर सब याद है, राइट। सो एज अ ट्रेडर, लाइक सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग न्यू, कुछ ऐसी 3-4 बुक विच यू वुड सजेस्ट कि यार ये पहले आप पढ़ो, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट्स पता है बट एनीथिंग दैट वुड इम्प्रूव माई लर्निंग, जैसे डैन जेंगर का आपने मुझे बताया था स्टार्ट में। सबसे पहले आपको निकोलस डार्वस को पढ़ना पड़ेगा, वो NCERT हम मानते हैं उसको, ठीक है। उसमें उनकी 1950s की एक किताब है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द मार्केट, वो बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक तीसरी बुक लिखी है यू कैन स्टिल मेक इट इन द मार्केट 1970s में, उसमें उन्होंने जो पहली बुक में डार्वस बॉक्स बोल रहे हैं वो तीसरी बुक में उन्होंने समझाया कि कैसे बनाना है उस कार्ड को। तो डार्क कार्ड करके उन्होंने समझाया जब उनको यूके में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो डार्वस को आप पढ़िए। उसके बाद आप विलियम ओनील की बुक पढ़िए हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 9 इम्पॉर्टेंट है। 1 तो आपका 100 चार्ट्स हैं विनर के, सेकेंड चैप्टर में वो बताएंगे चार्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, थर्ड से 9th चैप्टर में कैंसलिंग शुरू हो जाएगा, करंट अर्निंग, एनुअल अर्निंग, न्यू प्रोडक्ट, सप्लाई डिमांड, लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और मार्केट डायरेक्शन करके ऐसे चैप्टर 3 से 9 है, वो पहला पार्ट है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप मार्क मिनरविनी की 2 बुक्स पढ़ लीजिए, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड और थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन, और एक स्टैन वीनस्टीन की बुक है सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट 1987। ये ऐसे 5 बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जैसे मेरे से बोलेंगे तो मैं बहुत सारी बता दूंगा, लेकिन ये 5 बुक जरूरी हैं, और भी हैं, मतलब जरूरी, हमें बोलते हुए नहीं अच्छा लगता कि वो छूट गई ऐसा, लेकिन ये 5 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमांशु भाई मेरे लिए काम करेंगे कि लाइक आप एक ट्विटर पे जितनी भी आपने, जैसे आपने आई थिंक आज सुपर परफॉर्मेंस और बहुत सारी बुक्स मेंशन की, इफ़ यू कैन गिव दैट लिस्ट कि यार ये 15-20 बुक्स की लिस्ट है विच यू हैव रेड इन योर जर्नी। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग आपने 50 के आसपास ज़्यादा ही बुक पढ़ी होगी, सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प। एंड नाउ लाइक ऑन द क्लोजिंग नोट आई वुड वांट टू नो कि यार अगर किसी को ट्रेडिंग चालू करनी है, लाइक बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट फेस कि यार गवर्नमेंट जॉब से आपने जकार्ता गए, आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स मिले एंड देन फाइनली यू फिगर आउट योर वे आउट। किसी को आज ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी, बिकॉज लोगों को एक्साइटमेंट होती है, एक रहता है कि यार ट्रेडिंग करनी है, सो हाउ डू दे स्टार्ट दिस जर्नी कि यार मैं अपने जॉब के साथ ही इसको चालू करूँ, कैसे करना चाहिए, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? मेरी एडवाइस ये है कि मेरे पास भी बहुत लोग पूछते हैं कि जॉब छोड़नी चाहिए, मैं बोलता हूँ जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अभी इतने टूल्स आ गए हैं कि आपको जॉब छोड़ने की नीड है नहीं, ऑटोमेटिक ऑर्डर्स लग जाते हैं,
अभी ब्रोकर एडवांस्ड हो गए हैं, अभी ऐसे भी ब्रोकर हैं, डार्बस वाला टाइम चले फ़ोन पे बोल दीजिए ये ले लो, इधर स्टॉप लॉस लगा देना, वो कर देंगे आपके बिहाफ पे सारा Yes. काम। तो जॉब छोड़ने की नीड है नहीं, जब तक आप 2-3 मार्केट की साइकिल ना देख लें तब Yes. तक जॉब मेरे हिसाब से नहीं छोड़नी चाहिए। एफ मत करिए स्टार्टिंग में यस 4-5 ये साल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं भी कि लोग ऑप्शंस बाइंग से स्पेशली इतना ये आ जाता है कि वो मतलब अच्छे फेस के आने से पहले बाइंग में इतना उनको लॉस हो जाता है। एंड लेवरेज से आप क्या लाइक आप कैश ट्रेडिंग में आपके पास 1 लाख आप गलत भी होगे तो 10,000 15,000 हारोगे, इसमें तो आपके 1 लाख पूरा एक दिन में ज़ीरो हो सकता है। हाँ, तो आप वो मैं बोल रहा हूँ मतलब लिवरेज मत आप लीजिए स्टार्टिंग में 4-5 साल, वो ग्रीड है जो आपको ले जाएगी ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि लिवरेज इंस्ट्रूमेंट Yes. है, लगेगा जल्दी पैसा बन जाएगा। पैसा जल्दी नहीं बनाना है, सस्टेनेबली बनाना है Yes. आपको। तो एफ मत कीजिए। ट्रेडिंग जब आप शुरू कर रहे हैं तो बुक्स पढ़िए, फ्री के रिसोर्सेज यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर लाइन चैनल है, जैक कॉर्सेलिस है, इंडियन चैनल्स भी हैं काफ़ी सारे, आप उनका कंटेंट देखिए, बुक्स पढ़िए 4-5, और छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग कीजिए, पूरा पैसा मत लगाइए स्टार्टिंग में। तो आपका मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट ETFs या म्यूचुअल फंड ज़्यादा करने चाहिए स्टार्टिंग में। थोड़ी कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी मास्टरी हो जाए, आप उस छोटी कैपिटल को डबल कर लिया और ड्रॉ डाउन भी नहीं हुआ, साइकिल भी देख ली 2-3, तब आप धीरे धीरे वो अमाउंट को बढ़ाइए। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको जो मैंने बोला 2-3 साल लग जाएंगे आराम से, तो आपका एक वो बिगनिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा इसमें। लेकिन वो छोटी कैपिटल से ही एक्सप्लोर करना ठीक है, रेदर देन पूरा पोर्टफोलियो ले आइए, क्योंकि 4-5 साल बाद रियलाइज़ होगा कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आ रहा था वो भी मैंने टाइम Yes. वेस्ट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड में योर मनी शुड बी 70-80% इन माय ओपिनियन, 10-20% शुड बी यूज्ड फॉर लर्निंग प्रोसेस। नहीं काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बताया। सो थैंक यू हिमांशु, जो भी आपने शेयर किया। मतलब मैंने इतने लोगों से बात की, ऑनेस्टली सेइंग ट्रेडिंग में, बट आपका इट्स नॉट अबाउट जो आपने चीज़ें बताई, बट जितनी आपने रिसर्च की है, जितनी आपने चीज़ें पढ़ी है, मैंने किसी ट्रेडर को तो एटलीस्ट नहीं देखा है कि इतना उसने डिटेल रिसर्च किया है, पेजेस पता है, बुक नंबर पता है। सो इट शोज़ कि आपने काफ़ी मेहनत की है। थैंक यू आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि लाइक जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको भी कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी। And if needed, I'll again bother you with some more insights in some different show. Sure sir, definitely it will be my pleasure. So thanks for giving me the opportunity. So I hope कि मेरे को जितने साल लगे लर्निंग में, शायद किसी और के सुन के प्रोसेस मिलेगा, तो शायद उनकी लर्निंग 4 साल में होती, तो अगर 1 साल भी कम होगा तो आई विल बी लाइक फीलिंग लकी। थैंक यू वेरी मच। Thank you.